बच्चों को कहानी सुनना है, लेकिन हमें याद नहीं है कि हम भूल चुके हैं। उस कहानियों में, दादी वाले कहानियों में गजब का मेडिटेशन होता था, गजब की नींद आती थी। और आज नींद नहीं आ रही है, लोग मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। जो चीज़ें बड़ी आसान लगती थी 90s में, वो उतनी ही जटिल हैं आज। सुबह से शाम तक एक दिन में आप कितना बदलते हैं, रात की नींद आपको बता देती है जब वो आती नहीं है। अगर वो बदलते नहीं ना तो पिछले दिनों की तरह नींद आ जाती है, लेकिन इतने विचारों का पुलिंदा लेकर के जाते हैं जो आपका है नहीं, जो दूसरे से ओढ़ के जाते हैं दिन भर में जब आप लोगों से मिलते हैं। मैं आप दोनों की बात बड़े गौर से सुन रहा था, और चूँकि हम लोग पुस्तकीय आदमी हैं, गिल्ली डंडा की बात करते हैं, कंचे की बात करते हैं, तो कभी गोली देख लेते हैं कंचा तो तुरंत उसी में चले जाते हैं, कभी हम लट्टू देख लेते हैं, बड़ा इमोशनली कनेक्ट है। तो क्या लगता है, ये भी कुछ कारण हो सकता है हमारे, क्योंकि हम रेफरेंसेस लेते हैं 90s से, जी रहे हैं 2025 में। मैं उन सभी लोगों से कह रहा हूँ जो ये सुन रहे हैं, अगर वो अपने पेरेंट्स से वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो 90s वाली थी, या अपनी बहू से, हाँ। बहू से, बेटियों से वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या तो वो अपने लिए कब्र बना रहे हैं या तो उन बच्चों की कब्र खोद रहे हैं। व्यक्ति जीवन ही नहीं समझ पा रहा कि एक्चुअली जीवन क्या है, और वो माता पिता भी अपने लिए डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और बच्चों के लिए तो और कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा, माँ का चप्पल कभी पड़ा है कि नहीं आप पे? ईमानदारी, अरे बोलिए ना। बिल्कुल पड़ा है सर। आप पे पड़ा है? खूब पड़ा है। पड़ा है ना। उस समय जितने लोगों पे चप्पल पड़ी होगी वो आज किसी लायक होंगे। आज कोई अपने बच्चे को चप्पल मार दे तो या तो बच्चा उसको मार देगा या तो खुद को कहीं लटका लेगा। जो सर्वेश सर हैं 7 साल के, जो शिवम सर हैं 7 साल के, जो चंदन है 7 साल के, वही तो हम पे हावी हैं। सर्वेश, शिवम और चंदन बैठे तो मुझे याद है कि ये तो एसएससी की क्लास चल रही है। तो यार ऐसे कबा हम है ना, तोरे साथे हम बड़ा भाई। यहाँ तो केहू के सामने रो देबा तो के लगी कि अरे यार ये तो कमजोर हो गई ना, इनका तो कुल बर्बाद हो गई। शादी के बाद पति से पूछे कि माँ की माया बड़ी कि पत्नी की माया बड़ी, और पति हमेशा बीच में बैठा खींच लिया जाता है कि दोनों की माया बड़ी। कोरोना काल सबको याद होगा। बड़े बड़े सिकंदर जिनको बड़ा अपने आप पे गुमान रहा होगा, जिन्होंने अपने घर बार की जमीन जायदाद बेच करके बड़े शहरों में आ गए होंगे, जब ऐसा मौका आया तो उन्होंने दूसरों के गांव में जाके पनाह लिया था। इतना पियो पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, जब तक जमीन पे ना गिर जाओ। उत्थाय च पुनः पित्वा, उठो, समझ जाओ। हाँ, दारू की बात कर रही है। अच्छा। सोमरस की बात हो रही है कि पियो, खूब पियो, और पीते पीते गिर जाओ, और गिर के फिर खड़े हो जाओ, और खड़े फिर पियो। उत्थाय च पुनः पित्वा, उठ के फिर पियो। पुनर्जन्मश्च न विद्यते, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, सब मूढ़ बातें हैं। इसको इस पे भी लिखा गया है। अरे बृहस्पति दर्शन है ये। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। लिखा क्या है सुनिए, लिखा है कि अगर बड़ा पसंद करेंगे आपको पीने वाले, मैं बताऊं आपकी। सुनो, अगर आप गांव से हो और शहर में हो तो बहुत सारे विचारों में आप उलझे होंगे। गांव सही है, शहर सही है, विचार वहाँ के सही हैं या विचार यहाँ के सही हैं, और हमेशा आप ना उसी उलझन में रहोगे, या उसी उलझन में हम सब रहते हैं। कभी हम गांव को शहर ला देते हैं, कभी शहर को गांव में, यही चल रहा है। अशांति का दौर है, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। जो चाहते थे वो मिल गया, फिर भी अशांत है। इन्हीं सभी बातों पे आज गहन चर्चा हुआ है डॉक्टर शिवम मिश्रा जी के साथ और सर्वेश मिश्रा जी के साथ। बड़ा तार्किक हुआ है, बड़ा वैलिडेटेड हुआ, बड़ा रिफाइंड हुआ है। हल्की बातें नहीं हुई हैं, हल्की बातें हुई हैं, वजनदार बातें हुई हैं, अध्यात्म की बातें हुई हैं, और दर्शन की बातें हुई हैं। इतने दर्शन होते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी कोई दर्शन है। अभी मुझे नहीं पता कि सब इंसान ज्ञानी है, और आप पॉडकास्ट देखेंगे आपको अपने प्राउड होगा कि आप भी ज्ञानी हैं। पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं किस वर्ग से मैटर नहीं करता, एक प्राउड जरूर होगा कि मैं भी ज्ञानी हूँ, और कोई दर्शन आप भी लेके बैठे होंगे। शुरू किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। सर्वेश सर, जब भी हम सब बैठते हैं रात को डिस्कस करते हैं तो बहुत बार पूछने का आपसे मन करता है कि जब पहले हम अपने दादा दादी के साथ बैठते थे तो ना समय पता चलता था, और एक से एक कहानियाँ। और अभी कुछ दिन पहले कृषा मुझसे बोली, पापा कहानी सुना, मुझे कोई कहानी याद नहीं है। बच्चों को कहानी सुनना है, लेकिन हमें याद नहीं है कि हम भूल चुके हैं। उस कहानियों में, दादी वाले कहानियों में वो पावर होता था, वो ज्ञान होता था, जो कि हमें राजा रानी के बारे में बताया जाता था। और उससे एक
गजब का मेडिटेशन होता था, गजब की नींद आती थी। और आज नींद नहीं आ रही है, लोग मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। गुरु जी के पॉडकास्ट में ये विधि बताते हैं सोने के लिए, ये करो ये करो ये करो। ठीक है, क्या लगता है आपको वो दौर कैसा था? देखिए, जिस दौर की बात आप कर रहे हैं चंदन भाई ना, अगर उस दौर की हम बात करेंगे तो शायद जो आजकल एक जेनजी जनरेशन है ना, वो उसको नहीं समझ पाएगी। आपने एक ही चीज़ों में ना कई चीज़ों की बात कर ली, कई सवाल आपने कर लिए। फिलहाल मैं इसको एक ही सिरा पकड़ता हूँ। उसमें आपने योग गुरु की बात की है, तो एक विधा और भी है जिसके लिए मैं बस इतना बताना चाहूँगा, उसके बाद तो शिवम भाई इस बात को पूरी करेंगे कि 1/3 हिस्सा दुनिया का इंसोमेनिया नाम की बीमारी से जूझ रहा है। नींद खत्म हो गई है, और उसका सबसे बड़ा परिणाम क्या निकल के आया कि नींद खत्म होने के बाद उम्र छोटी हो गई है। जिस दौर की आप बात कर रहे थे दादी बाबा, क्योंकि कई सवाल हैं उसमें से मैं एक ही सवाल का जवाब दूंगा। आप जब हम लोग शाम को बैठते हैं तो क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या लगता है? हाँ भाई, छोटी बातें, बेसिक बातें, हल्की बातें, जो थोड़ी सी गांव की हो, 90s की हो। हम जब बैठते हैं तो दिल की बातें करते हैं, जहाँ पे बिजनेस नहीं होता, मेट्रो शहर नहीं होता। हम अपने दिल के उन चीज़ों को निकाल कर लेके आते हैं जो अपने परिवार में बात नहीं कर पाते, शायद पत्नी से बात नहीं कर पाते, शायद बच्चों से बात नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती कि हमको लगता है यार ये जज करेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन को नहीं समझेंगे। और जब हम बातें करते हैं तो उसमें किस्सा और कहानी होती है, वही किस्सा कहानी जो कभी दादी बाबा सुनाया करते थे। जब आप अपने जीवन में आज उतर के देखेंगे ना कि आज आप जो हैं वो उस किस्से कहानियों का एक रूपांतरण है जो आपका मौलिक रूप है। क्योंकि तब हम लोग जो अपने जीवन जीने का आधार बनाते थे ना, और जो अपने नायक चुनते थे, उस कहानियों से चुनते थे। और तब हमें नींद आ जाती थी। तब हम देखते थे कि ऐसी होती थी चीज़ें, वैसी होती थी। एक अच्छा सब्ज बाग, एक अच्छा सपना होता था जो फ्रस्ट्रेशन नहीं देता था, एक मिशन देता था, एक उद्देश्य देता था, एक एम देता था, जिसके ख्वाबों की दुनिया में जाते थे और नींद आ जाती थी। कभी लगता था या कभी लगा था कि ये इतनी महंगी हो जाएगी? मतलब जो बिस्तर पे पड़ते ही आ जाया करती थी, मतलब जो चीज़ें बड़ी आसान लगती थी 90s में, वो उतनी ही जटिल हैं आज। अरे लगता क्या था, आज आप टेक की दुनिया में हैं, कल जो परिवर्तन होने जा रहा है या जो जिंदगी मशीनी हो जाएगी वो आज आपको लगता है क्या? आपको तो ये भी नहीं लगता कि रोज धागे की तरह आप बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। सुबह से शाम तक एक दिन में आप कितना बदलते हैं, रात की नींद आपको बता देती है जब वो आती नहीं है। अगर वो बदलते नहीं ना तो पिछले दिनों की तरह नींद आ जाती है, लेकिन इतने विचारों का पुलिंदा लेकर के जाते हैं जो आपका है नहीं, जो दूसरे से ओढ़ के जाते हैं दिन भर में। जब आप लोगों से मिलते हैं तो दिन भर में बदलाव ही तो होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाके बैठता है। जब रात को आप बेड पे जाते हैं तो वो एक्टिव होता है और आपको नींद नहीं आने देती। कभी सोचा आपने? शिवम भाई, आपको क्या लगता है? आपके पास तो लोग समस्याएं लेकर के आते हैं। मैं आप दोनों की बात बड़े गौर से सुन रहा था, और चूंकि हम लोग पुस्तकीय आदमी हैं, मुझे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक पुस्तक स्लिप याद आ रही थी, और उसी में एक और किताब याद आ रही है, वांग्मय है उनका, अच्छा। चेतन और चेतन सुपर चेतन। वो ये कहता है कि निद्रा एक ऐसा विषय है जहाँ पे स्थिरत्व का भाव हो। निद्रा और तंद्रा 2 शब्द उपयोग में आते हैं। तंद्रा का भाव जहाँ पे आप स्लीपी हो रहे हैं, सो भी रहे हैं, परंतु दिमाग आपका चल रहा है, और सो के उठते हैं तो आप फ्रेश नहीं फील कर पा रहे हैं। ये एक बात हुई निद्रा की। दूसरी जो बात थी आपकी कि आप सोए और आपको याद आ रहा है 90s का दौर, कहानियों का दौर, आपके तनावमुक्त होने का दौर, किस्सों का दौर। गजब की बात ये है कि हम वर्तमान में कभी जीवित नहीं हैं। आप अपने वर्तमान में नहीं जीवित हैं। हमेशा हमें भूत आकर्षित करता है और भविष्य रोमांचित करता है कि अब भविष्य हम ऐसा बनाने वाले हैं। दार्शनिक बात यह है कि भूत का एक समय निर्धारित है। आपका भूतकाल एक निर्धारित है। यदि आप 32 वर्ष के हैं तो 32 वर्ष आपका भूतकाल है। भविष्य अनिश्चित है, उसके विषय में कोई कल्पना नहीं है। और वर्तमान सबसे छोटा है, इन तीनों में क्षण मात्र का है। तो आप
उस क्षण मात्र के वर्तमान को जीने के लिए अपने भूत से प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो भूत जो आपके आनंद का विषय था, चूंकि क्यों वो आनंद का विषय था, उसमें विषयों में आप इन्वॉल्व नहीं थे, विषयों में इन्वॉल्व नहीं थे। अब इसमें शास्त्रों ने कहा है कि संप्रमोसा स्मृति की बात आती है कि स्मृतयः पंचतः क्लिष्टा क्लिष्टः, तो उसमें आती है क्लिष्ट और अक्लिष्टता की बात आती है। जो 90 का व्यक्ति है उसे 70s याद आता है, जो 70s का व्यक्ति है उसे 60s या 50s याद आता है। हर व्यक्ति अपने भूत से बड़ा प्रेरित है। अब बची बात कहानियों का। इनपुट जो भी हमारे इंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क में जाता है वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। अभिज्ञान शकुंतलम का राजकुमार या राजा, जिसे दादी या नानी कहानियों में एक राजा था कहा करती थी, मल्लिकार्जुन का जो वो पात्र है, या मेघदूतम का जो पात्र है, जो तुलसीदास जैसे बड़े लेखक लिख के जाते हैं, या कबीरदास की कृतियां हैं, या अन्य जितने भी अच्छे अच्छे शानदार लेखक हैं उनकी जो कृतियां हैं, उन कृतियों की कहानियों के पात्र राजा बनते हैं। वो राजा जिसमें दुष्यंत की प्रेम कहानी है, जिसमें भरत का गौरवशाली इतिहास है, वो इतिहास आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। आज आपके सामने कौन है? आपसे जब कृष्णा ने पूछा पापा कहानी सुनाओ, तो पापा के मस्तिष्क में क्या आया? डर की कहानी सुनाओ, प्रेम की कहानी सुनाओ, वैराग्य की कहानी सुनाओ, मोह की कहानी सुनाओ, रोमांचित करने वाली कहानी सुनाओ, या इसको भक्ति की कहानी सुनाओ? और अंत में आप एक कुशल पिता होने के नाते भक्ति सार पे जीतने की कोशिश कर रहे होंगे, परंतु जब आप भक्ति के परिणय को अपने मस्तिष्क में ला रहे होंगे तो आप वो कुछ कहानी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने भूत और वर्तमान के मध्य में वो सामंजस्य स्थापित नहीं किया जहाँ पे आप भरत जैसी कोई कहानी प्राप्त कर पाते, महाभारत या रामायण जैसी कोई कहानी प्राप्त कर पाते। एंड में अगर मान लीजिए मेरा भी बालक पूछता, या कोई शहरी व्यक्ति है और वो उससे कोई उसका बालक पूछे, तो लोग कहानियों में क्या देते हैं कि एक जॉम्बी की कहानी सुनाते हैं, एक भूत की कहानी सुनाते हैं, और कुछ नहीं मिलता तो फिर यूट्यूब के सहारे जाके लाल टमाटर बड़े मज़ेदार पे पहुंच जाते हैं। ये वही कृषा है ना जो कभी कृष्ण के या गणेश के गानों को बड़ा बहुत आनंदित होकर लेती है। वो अपेक्षा करती है अपने पिता से कि पिता मेरा गणेश की वो कहानी सुनाएगा कि जब गणेश शिव के खिलाफ जाके खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसे शिव हो। लेकिन माया जाल में फंसा हुआ एक पिता आइडेंटिफाई नहीं कर पाया अपने 90s के स्वरूप को। अगर वो पिता वर्तमान में जी जाए, मैं भी हूँ अगर पिता बनता हूँ और मैं अपने वर्तमान को पहचान जाता हूँ कि मेरे को एक क्षण में जीवित रहने का प्रयत्न करना है, तो मैं उन कहानियों से आज भी वो कहानियाँ क्रिएट कर सकता हूँ। और गौरवशाली बात है साहब कि आज तो आपके पास कहानियों को ऑथेंटिकेट करने का सोर्स है। यानी पहले की दादी क्या कहानी सुनाती वो ऑथेंटिकेटेड नहीं थी, आज वाली कहानी ऑथेंटिकेट हो सकती है। तो जैसा सर ने कहा कि आपको अप्रोच चेंज करने की आवश्यकता है, सारा यही है। तो जैसे मान लीजिए कि हम भूत को सोच के बड़ा खुश होते हैं, जैसे हम जब भी बैठते हैं गिल्ली डंडा की बात करते हैं, कंचे की बात करते हैं, कभी गोली देख लेते हैं कंचा तो तुरंत उसी में चले जाते हैं, कभी हम ये खेल रहे हैं, लट्टू देख लेते हैं, बड़ा इमोशनली कनेक्ट है। तो क्या लगता है ये भी कुछ कारण हो सकता है हमारे, क्योंकि हम रेफरेंसेस लेते हैं 90s से, जी रहे हैं 2025 में? ये गलत है। अच्छा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्योंकि एरा बदल गया है। आप भले 90s के हैं, आप अपने आप को खुशनसीब मानिए कि आप 90s के हैं और इस एरा में सामंजस्य बना के सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव नहीं कर रहे बल्कि लीड कर रहे हैं। आप तो लीड ही कर रहे हैं। हाँ, आपने इस टेक्नोलॉजी को अपना लिया है, आप खुशनसीब हैं इस मामले में। और अगर मैं उन सभी लोगों से कह रहा हूं जो ये सुन रहे हैं, अगर वो अपने पेरेंट्स से वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो 90s वाली थी, या अपनी बहू से, बहू से, बेटियों से वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या तो वो अपने लिए कब्र बना रहे हैं या तो उन बच्चों की कब्र खोद रहे हैं। कष्ट होना तय है। नहीं, आप इसको इस तरह से समझिए। मैं इतना ब्लंट इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैं सोसाइटी में जाता हूं तो परेशानी इसी बात की कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को समझने को तैयार नहीं है। आप उस दौर में थे जहां आप चूल्हा जलाते थे 4 ईंटें जोड़ करके। बहुत पुरानी बात नहीं है, 2000 में चले जाइए। गोबर से घर लीपते थे। बाजार इतना बड़ा था नहीं, बाजार की तमाम चीजें आपके लिए बेकार थी, मेटेरियलिस्टिक चीजें। आपके दीपावली, दशहरा और आपके तमाम तीज त्योहार आपके घर के, आपके खेत खलिहान के सामानों से हो जाता था। और आज की जो जनरेशन है वो हर चीज ब्लिंकेट और इन सारी चीजों पे उपलब्ध है।
वो इतनी रफ्तार उसकी तेज, आपके ज़माने में वो चिट्ठी और तार ट्रंक काल का ज़माना था जहाँ पेशेंस था। इस पीढ़ी के पास पेशेंस नहीं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ जी रही, सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है उसके पास, उसकी लाइफ बहुत फास्ट है, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इसको बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलने की जरूरत है। और ये परिभाषाएं भी यही कहती हैं कि आपका जो वर्तमान जो क्षण मात्र का जीवन है ना, बहुत क्षणिक है। आपका एक्चुअली जीवन वही है, आत्मा उतनी ही सूक्ष्म है, इसीलिए वो आत्मा सूक्ष्म है और आप क्षणिक में जिए। देखिए एक चीज़, इस जैसा सर ने कहा भी, बड़ा शानदार कहा कि हम बाधा क्रिएट कर रहे हैं, हम बाउंडेशंस क्रिएट कर रहे हैं हर व्यक्ति के सामने। हमारे जो गिल्ली डंडा का जब ज़माना था, तो गिल्ली डंडा का क्या प्रोटोकॉल क्या होता था, या गोली का भी क्या प्रोटोकॉल होता था कि आप सुबह उठे, आप ब्रश किए, थोड़ा सा आपको क्या मिला, दाल का पानी पिलाया, और उसके बाद फिर रोटी खिलाई और सब्जी खिलाई, बिल्कुल पालक या बथुआ आता था, बथुआ आप खाए, बढ़िया बिल्कुल। अब आप सोचिए कि सुबह सुबह आप दुनिया भर का कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लिए और लेके पहुंच गए अपने अपने आसपास के बागीचे में फोकस डेवलपमेंट का गेम एक चल रहा है, जहाँ पे आप गोली खेल रहे हैं, जहाँ पे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। अब आप जब वापस आए ना घर पे, तो घर वालों ने फिर से आपका स्वागत किया और पुनः आपको भोज्य पदार्थ दिया और खाया, आप शहर में चले गए। धीरे धीरे स्कूल की शैली आनी शुरू हुई और अब इस तरीके का माहौल है। आज का बच्चा, सोसाइटी का बच्चा, जन्म होते ही उसकी आंखों पे चश्मा लगा पड़ा। उस बच्चे से बोल दीजिए कि ये गिल्ली तो छोड़ो, तुम कोई चीज़ फेंक के दिखा दो, आप उसी गोली वाले बच्चे हैं जिसका फोकस अगर अभी लगाया जाए तो बहुत शार्प हो सकता है, बहुत शार्प हो सकता है। और आज वाले जो बच्चे हैं, आप सोचिए क्यों इतनी सुसाइडल रेट क्या है, आप कल्पना करके देखिए कितना डिफिकल्ट होता चलता चला जा रहा है। व्यक्ति की जीवन शैली की परिचर्चा क्या है, मतलब फोकस तो हटाइए, वो तो बहुत बाद की चीज़ है। व्यक्ति जीवन ही नहीं समझ पा रहा कि एक्चुअली जीवन क्या है, और वो माता पिता भी अपने लिए डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और बच्चों के लिए तो और कर रहे हैं। अरे भाई, इससे भी आगे की बात सुनिए ना, ईमानदारी से बताइएगा, माँ का चप्पल कभी पड़ा है कि नहीं आप पे? ईमानदारी, अरे बोलिए ना। बिल्कुल पड़ा है सर, आप पे पड़ा है? खूब पड़ा है, पड़ा है ना? खूब पिटा गया हूं। जब हम गुल्ली डंडा खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचा खेलते थे, बैट बॉल कुछ भी खेलते थे, स्वीकृति थी। और जब घर आते थे ना, तो दुई चप्पल दुई डंडा पड़ता था, उसके बाद भी हम लोग झाड़ झूड़ के ना चले जाते थे। ईगो नाम की कोई चीज नहीं थी, हम फिर वही करते थे, फिर मार खाते थे, लगातार वो करते थे। रेफरेंस नहीं था सर ना, ठीक है ना, कहाँ वैलिडेट करेंगे कि सही हुआ या गलत हुआ। माँ बाप भी कान नहीं, मरोड़ते थे, देखिए, चप्पल मारते थे ना, तो वो ये जानते थे वो क्या कर रहे हैं और बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रोज अखबार उठा के देख लीजिए, किसी की मोबाइल छीनने पे माँ का कत्ल हो जा रहा है, इंटरनेट बंद करवाने पे माँ का कत्ल हो जा रहा है, किसी ने पैसा नहीं दिया तो बाप को किसी ने मार दिया। और ये 90 वाली दशक की लोग नहीं हैं, ये वो हैं जो 2000 में पैदा हुए और 2025 तक 25 साल के हुए हैं। सही बात। आप इस चीज को समझिए, ये उन सभी लोगों को समझना पड़ेगा। जो जमाना गुल्ली डंडा कंचे का था ना, वो उस खेल के साथ हमारा ब्रेन और हमारी फिजिक दोनों डेवलप करता था, और वो माँ बाप भी मारपीट के डेवलप ही करते थे। उस समय जितने लोगों पे चप्पल पड़ी होगी वो आज किसी लायक होंगे। आज कोई अपने बच्चे को चप्पल मार दे तो या तो बच्चा उसको मार देगा या तो खुद को कहीं लटका लेगा। अच्छा, मैं एक थर्ड डायमेंशन भी बताता हूँ साहब इसका। देखिए, हम लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो 3 डायमेंशन डेवलप हो रही है ना। एक डायमेंशन आपकी, एक सर की, और एक मेरी डायमेंशन है। हमेशा से, जब से ये धरा है, तब से हमेशा परिवर्तन रोधी और परिवर्तन को स्वीकार करने वाले रहे हैं। जब बुद्ध की व्यवस्था थी, बुद्ध थे, उपस्थित थे, और बुद्ध ने शरीर त्याग किया, उस समय भी 2 हिस्सों में बटा, हीनयान और महायान में। एक पक्ष ऐसा था जो परिवर्तन को स्वीकार कर रहा था, एक ऐसा था जो परिवर्तन को नहीं, वो ट्रेडिशनैलिटी को ही स्वीकार करता था। आज का परिवार, आज का समाज इन्हीं 2 हिस्सों में युद्ध कर रहा है। कुछ लोग परिवर्तन स्वीकार कर ले रहे हैं और कुछ परिवर्तन स्वीकार कर ही नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। तो जो 90s वाले नहीं कर पाएंगे, वो बाधा उनके लिए बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि हीनयान और महायान में आप देखिए, एक जिसने परिवर्तन स्वीकार किया वो आगे बढ़ता चलता चला गया, और जिसने परिवर्तन को सोचा कि नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए, वो। लेकिन हाँ सर, ये ठीक है। जैसे अभी मैं भी जब गांव जाता हूँ ना, तो बड़ा अटैच हूँ, मतलब हर चीज़ को याद कर ले जाना। और जब भी परेशान ये होता है ना मन, होता है यार चलो गांव चक्कर लगा दो, मतलब थोड़ा सा देसी बन जाओ, थोड़ा सा ये कर लो। और मुझसे भी गलतियां होती, जैसे मैं भी जो जूनियर है, जो छोटे हैं, एक्चुअली मैं बड़ा था तो सबको मारा हूँ, मतलब
गलती तो भाई बड़ा भाई बाप के समान होता था, ठीक है, होता था, इसीलिए 90s में होता था, आज तो कहानी है नहीं। तो मैं इसलिए जीवन में कभी कुछ गलत प्रवृत्ति में नहीं पड़ा, क्योंकि गुरुजी बोलते थे भैया इंजन हो, इंजन ही खराब होगा तो डब्बा तो वैसे खराब होगा। इसलिए जीवन में कभी कुछ ध्यान ही नहीं गया भाइयों के लिए, बस भाई है, मतलब चाचा के लड़के, उनके लड़के, उनके लड़के, और वो त्याग नहीं लगता था, लगता था यार हाँ यार सही कह रहे हैं। गलतियों पे मारना, सब कुछ करना, यानी कि आप लीड कर रहे होते हो। जब आप अर्बन मेट्रो शहर में आते हो, जब आज की लाइफस्टाइल में जाते हो, तो आज भी ना वो जो बड़ा वाला भाई है आज भी जिंदा है, और सब पे अपना हक वही जमाता है, और उस हक का अगर रिगार्ड नहीं मिलता है ना, जैसे आज का रिप्लाईज बड़ा फास्ट आ जाता है, मतलब इवन मैं तो आजकल देखता हूँ कि पहले घर में जाते थे पानी वानी मिलता था, भैया आए हैं, अब तो आपको मांगना पड़ता है, घर घर की समस्या हुई है। जिस हक से आप डाटा करते थे अपने भाई बहन को, वाइफ को ना, आज तो आप बोल नहीं सकते, डरते हो साला रिप्लाई न कर दे। एक छोटा भाई, उसको आज तक मैनेज कर रहा हूँ, प्यार से बोलता हूँ बस इसलिए कि यार ऐसा ना हो कि रिप्लाई कर। पहले डर नहीं था, सम्मान पहले डर नहीं था। तो ये बीच वाला बंदा जो है ना, एक बचपन का, क्योंकि आप ही के पॉडकास्ट में आप सब डिस्कशन हुआ था कि हम जो हमारी जिंदगी है, हम सारे रेफरेंसेस अपने 7 साल के बच्चे से लेते हैं। हमारा जो 7 साल बच्चा है, जैसे जो सर्वेश सर हैं 7 साल के, जो शिवम सर हैं 7 साल के, जो चंदन है 7 साल के, वही तो हम पे हावी हैं। मुझे आपकी बात सुन के ना लग रहा है कहीं ना कहीं एक दर्द है जो गहरे बैठा हुआ है आपके, मलाल है कुछ चीजों का, वो बदलता हुआ जो दौर है जो आपने जिया है ना, उसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा है। छोड़ पा रहा हूँ ना मैं सर बोले, मैं बोलता हूँ मैं। चलिए मैं ना इसका जवाब देने से पहले एक सवाल करता हूँ आपसे, अगर आप जवाब देना चाहते हैं नहीं तो मैं फिर इनसे सवाल करूँ, उसके बाद जवाब दूंगा। मैं एक इसमें बात, तृतीय आयाम फिर से सेट कर देता हूँ। वैसे तो आपने जब ये कहा सर्वेश, शिवम और चंदन बैठे, तो मुझे याद है कि ये तो एसएससी की क्लास चल रही है। तो मुद्दा ये है कि जितनी विचारधाराएं इस समय संसार में है, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अभी बात हो रही थी, माओवाद हो गया, मौत से वाला सिद्धांत हो, या कन्फ्यूशियज्म हो, या एपिस्टेरियनिज्म हो, कोई भी सिद्धांत हो, ये सारे सिद्धांत पहले चलने वाले सिद्धांतों के विरोध में उसको चीर के और उसके बाद नए तौर पर स्थापित हुए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप का जो अथॉरिटेरियन स्वरूप था कि मैं हमेशा सत्य हूँ, मैं ही ठीक हूँ, जो मैं कह रहा हूँ छोटा वाला हमेशा गलत होगा, या मेरा भाई है तो मेरा सम्मान होना चाहिए। अब वो जो छोटा वाला भाई है, जब उसे ये लग रहा है कि नहीं मैं भी सही हूँ, आपको मेरी सत्ता स्वीकार करनी होगी। 7 साल वाले जो चंदन भैया हैं जो अपने गांव जाते होंगे, तो 7 साल वाले मित्र जो चंदन भैया से मिलते होंगे, उनको आज भी वैसे ही ट्रीट करते होंगे, जबकि ये वही चंदन भैया हैं जो 500-700 लोगों की टीम लीड करते हैं, और लोग देखने के बाद उनको सैल्यूट भी करते होंगे। मेरे परिवार से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अधिकारी हैं, ISP से तमाम तरीके के, तो जब वो गाँव में जाते हैं तो वो वापस वही लंगोटी पहन के आ जाते हैं, ताकि और उनका मित्र उनको उनके नाम से बुलाता है। अंदर वो डीप इनसाइड जान रहा है कि अरे यार ये IAS है, IPS है, लेकिन बाहर से वो अरे चल ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, इसी वाले भाव में रहता है। अब इन दोनों में 2 चीज़ें स्वीकार करनी है, या तो बड़ा वाला ये मान जाए कि सामने वाले की अथॉरिटी भी अथॉरिटी है, अब वो बच्चा नहीं है, और छोटा वाला ये मान जाए कि यार सामने वाला बड़प्पन दिखा रहा है तो मुझे भी छोटप्पन दिखाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि छोटप्पन इज़ नॉट अ वर्ड, बड़प्पन इज स्टिल एग्जिस्टिंग। बड़प्पन शब्द एग्जिस्ट करता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। स्वामी जी लिखते हैं कि क्षमा बड़े ही क्षमा करे, क्षमा वही कर पाएगा, क्षमा याचना के लिए मतलब जिसके पास योग्यता होती है वही क्षमा कर पाएगा। तो बड़ा होना ही अपने आप में बहुत बड़प्पन का कारक बनता है, और बाकी जो छोटे वो तो छोटे ही हैं। आपका दृष्टिकोण? मैं इस पर दृष्टिकोण दूंगा, लेकिन एक सवाल के बाद दूंगा ताकि इनको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। जो आपने बताया वो बहुत शानदार बताया कि बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और ये दोनों को अपना रोल समझना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, जिस शहर में आप रहते हैं 2-2 गाड़ियां हैं, इतने सारे लोग हैं, पानी खुद से नहीं पीना, अगर एक आदेश दें तो 10 लोग लाइन में लग जाएंगे क्योंकि आप सारा कुछ लेकर के बैठे हुए हैं। जब गांव पे जाते होंगे तो ये सारी चीज़ें तो नहीं रहती होंगी, सुविधाएं भी नहीं रहती होंगी, 10-20 लोग आगे पीछे भी नहीं रहते होंगे,
वहां मजा क्यों आता है और यहाँ मजा क्यों नहीं आता आपको? वहाँ मज़ा इसलिए आता है कि बड़ा इमोशनली अब हम डिटैच नहीं हो पाए, मतलब मैं अपनी बात कर नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं, ठीक, आप ठीक जा रहे हैं, हाँ, बताइए तो मैं अपनी बात वहाँ को से मैं कहिए। डिटैच नहीं हो पाया। जैसे मुझे लगता है जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ या जो जो करता हूँ, जब बाइक से घूम रहा हूँ, पान खा रहा हूँ, मतलब सादा पान, चाय पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और ये लगता है ना कोई पहचाने ना, कोई आज वाले चंदन को ना पहचाने, वो पुराने वाले चंदन से ही बात करे। आज के चंदन से बात करना बिल्कुल नहीं पसंद, जो मुझसे बोले हाँ यार क्या कमा रहे हो, कैसा है, ये सब। और ना तो मैं कभी शो ऑफ, मुझे लगता है पुराने ही चंदन से बात करे, और वही छोटी बातें करने में मजा आता है। जब भी हम लोग माहौल में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वही पुरानी बातें, कोई खींच दिया, ये कर दिया, अच्छा क्या हुआ था उस दिन। तो इसलिए आती छोटी बातें करने में मजा आती, छोटी चीजें जीने में मजा आता है, इसलिए मजा आता है। बेसिकली क्या है ना, इसमें दो चीजें हैं। अभी आपने जो बताया ना, एक बहुत गहरा लगाव जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इमोशन से जुड़ा हुआ है। चाहे वो चट्टी चौराहा हुआ, वो पान की दुकान हुई, या वो लोग हुए, वो चंदन से मिलने वाले लोग हैं, वो भावनाएं हैं जब लाभ और हानि से संबंध नहीं बनते थे। हाँ, जो बिना एक्सपेक्टेशन के बनाए हुए संबंध थे, जो भले आज अपनी जरूरत में वो बिजी होंगे, अपने काम में बिजी होंगे, लेकिन चंदन जाएंगे तो उसी भाव के साथ मिलेंगे, उसी इमोशन के साथ मिलेंगे, वही सम्मान मिलेगा। तो पूरब का जो भाव, सम्मान, इमोशन आपको वहां मिलता है, वो यहाँ नहीं मिलता, सब कुछ होने के बाद भी। तो जो भाव का भूखा हुआ व्यक्ति है ना, देखो आप ना, कोई भी इंसान हो, इंडिया का या पूरी दुनिया का, हर जगह एक लैंग्वेज कॉमन है। आप पूरी दुनिया में उनकी भाषा में बात नहीं कर सकते, लेकिन इशारे की जो भाषा होती है वो पूरी दुनिया के लोग समझेंगे। मैं गलत कर रहा हूँ? आप सही, ठीक 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 ठीक। इशारे की भाषा को हर लोग समझेंगे। उसी तरह से वो जो आपका इमोशन वहाँ पे है ना, जो इमोशनल लोग हैं, जो भावनाएं हैं, जिस मतलब वो मुझे शब्द नहीं मिल रहा है कि जिस निश्चलता के साथ लोग आपसे मिलते हैं, वो यहाँ नहीं होता। आप वहाँ जो कहेंगे वही मतलब निकाला जाएगा, लेकिन पता चला आप वहाँ किसी के सामने रो देंगे तो मजाक नहीं उड़ाएगा। अरे बोलेगा, अरे यार चंदा मैं हूँ ना, तो कहाँ है तुम चिंता करते हो यार, तू यार ऐसे कबा, हम है ना तेरे साथे, हम बड़ा भाई हैं। यहाँ तू केहू के सामने रो दे बा तो के लगी कि अरे यार ये तो कमज़ोर हो गई ना, इनका तो कुल बर्बाद हो गई। तो यहाँ आप जब जीते हैं तो एक आवरण के साथ जीते हैं, वो आवरण आपको मार रहा होता है, ये आप जान रहे होते हैं। वहाँ आप कहें ना कि मैं इस पहचान के साथ नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि ये पहचान आपको झूठी नजर आती है यहाँ पे, क्योंकि ये पहचान आपको प्रॉब्लम देती है, आप हर तरीके से नहीं रह सकते। लेकिन वहाँ अगर आप नेकर पे भी चल रहे हैं तो पता है कि अरे यार हम तो चंदन है, यहाँ तो हमको कोई वो नहीं। एक बात ये। दूसरी बात जो शिवम भाई ने बोला था, उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। वो जो बड़ा भाई और छोटा भाई वाली बात, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं यही चीज़ जो मैं भी बात कर रहा था, जो दो रिश्तों को या जो चीज़ों को बांध के रखती है, खासकर वो जो जीवंत होती हैं, उसमें क्या होता है, भावनाएं होती हैं। मेरे प्रति आपकी भावना है तो मैं जान दे दूंगा, भावना बदल गई तो मैं जान ले लूंगा। क्या है, इमोशन ही तो है। अब आप ये समझिए कि तब का जो बड़ा भाई, आपने एक बात कही थी ना कि उन्होंने कहा था कि बड़े भाई के रोल में रहना, बाप के रोल में रहोगे, वो किसने डाला था? एक विचार आपके दिमाग में उन्होंने डाला था। वो एक विचार था, जिस विचार पे आपने अपने आप को बड़ा बनाया। जब बड़ा बनाया होगा ना, तो आपने सेक्रीफाइस भी किया होगा बड़े होने के नाते। बिल्कुल। जो चॉकलेट आपको पसंद रही होगी वो आपने नहीं खाया होगा, छोटा भाई यार दे देते हैं। जो कपड़ा पसंद रहा होगा वो आपने नहीं पहना होगा कि यार छोटा भाई है, इसका मन है, दे देते हैं। वो छोटा भाई भी जो देख रहा होगा उसको समझ में आएगा, खा तो लेगा, लेकिन कहेगा यार भैया को भी चाहिए था, भैया ने अपना हिस्सा दे दिया, अपना काट के, भैया अपनी सबसे पसंदीदा शर्ट हमको दे दिए। वो इमोशन और वो विचार और उस त्याग पे जो रिश्ते तब बनते थे, तो दोनों में लिहाज होती थी, लोग लाज और लिहाज होती थी, जो इसको लेकर के आगे चलती थी। आज लोग अधिकार जमाना चाहते हैं। बड़ा वाला भाई ना वो अधिकार चाहता है छोटे पे, और छोटा वाला कहता है तुमने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, तो अधिकार किस बात का, केवल खून का रिश्ता होने के नाते तुम मुझसे पहले पैदा हो गए, इसलिए हम तुमको मान लें कि तुम्हारा ये अधिकार चल जाएगा। तुमने किया क्या? लेकिन तब लोग त्याग करते थे तो छोटे भी उसकी रिस्पेक्ट करते थे। कहाँ रहा त्याग? कहाँ त्याग है? कहाँ रही वो भावनाएं? एक कहानी मेरे मस्तिष्क में है। बाली का नाम सुना आपने? बिल्कुल। सुग्रीव का नाम आपने सुना? कहारन कवन नाथ मोहि मारा, मैं बहरी सुग्रीव कुमारा। मैं तो सुग्रीव कुमार का बहरी था, आपने मुझे क्यों मार दिया? राम से पूछा बाली ने।
तो उन्होंने उत्तर भी दिया कि भाई ठीक है, तुमने उनकी पत्नी का हरण किया, दैट इज़ नॉट सो अप्रोप्रिएट। तो ये कारण था। अब आप छोटे भाई और बड़े भाई की एक कहानी को बाली और सुग्रीव दोनों के दृष्टिकोण से देखिए। अभी आप सोच के देखिए कि आप सुग्रीव के टीममेट हैं, यानी आप राम हैं, आप लक्ष्मण हैं, आप हनुमान हैं, आप जामवंत हैं, एक टीम ये है। ये वही कहानी है जहाँ से हनुमान एक्चुअली हनुमान बनते हैं। इसके पहले हनुमान शून्य है। अपनी कहानी में तो हनुमान ही है, लेकिन बाकी रामायण की कहानी में हनुमान शून्य है। सुग्रीव के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो बाली वॉज सो रॉन्ग, ही वॉज सपोज नॉट टू पिक हिज वाइफ। उसकी उनकी पत्नी का हरण करने का कोई अधिकार नहीं है रामचरितमानस के हिसाब से। इसी कहानी को थोड़ा सा आप बाली के परिप्रेक्ष्य से आके देखिए। जब आप आके देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार उसने उनका हरण इसलिए किया उसको क्योंकि बाली को लगता था कि संभवतः वो योग्य नहीं है इनकी अनुरक्षा करने के कारण, या तमाम तरीके की कहानियाँ ऐड होती है इसमें। अपनी कहानी में बाली सही, अपनी कहानी में सुग्रीव सही। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी कहानी में हर व्यक्ति को लगता है, जैसे छोटे भाई को लगता है कि मैं ठीक हूँ और बड़े वाले को लगता है कि मैं ठीक हूँ। जब रावण पहुंचा ढोल नगाड़े के साथ अपने बड़े भाई के पास, कुंभकर्ण के पास, तो कुंभकर्ण ने पूछा हुआ क्या? तो बोले कि उसको उठा लाया, उनको उठवा लाया, आपको बुलाया है, सीता माता को उठा लाया। तो बोले साक्षात जगदम्बा को उठा लाया। पागल हो गया वो, जाके बोला तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुंभकर्ण भी एक भाई है, बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, ठीक है तुमने अब कर तो गलती तो कर ही ली है। एक अप्रोच कुंभकर्ण की है, एक अप्रोच जो है वो विभीषण वाली है। भाई वही है, एक छोटा और एक बड़ा, एक बड़ा और एक छोटा। जस्ट देखिए कहानी, रावण बीच में हो गया, एक बड़ा है और एक छोटा है, विभीषण छोटा है। विभीषण ने कहा इट्स नॉट सो फेयर, आपको नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था, एंड आई नॉट गोइंग टू टेक योर साइड, है ना, मेरे को छोड़ो, आप, मुझे जाना पड़ेगा। और जाके राम के कान में बताया मारो रावण को, क्योंकि ये गलत। अब आप मुझे एज अ चंदन मिश्रा के पद से ये बताइए कि बड़ा भाई कौन वाला गलत था? रावण वाला बड़ा भाई गलत था या विभीषण वाला बड़ा भाई गलत था? हर कहानी की खासियत ये है कि कहानी अपने स्वरूप में उचित मान ली जाती है और हर कहानी उसी स्वरूप में डेवलप करती है। अब आती है बात कि पान की दुकान, वो चट्टी चौराहा, वो चंदन मिश्रा जी का आवरा, वो गांव के लोग और चंदन मिश्रा जी का उसी भूतकाल में रह के उस स्वरूप में जीवंत रहना, वो इसलिए है क्योंकि चंदन मिश्रा जी उस समय सक्षम थे। कंसीडर योरसेल्फ एज पान की दुकान। मान लो कि मैं पान की दुकान हूँ और आप मेरे से पूछो कि शिवम मिश्रा जी आप पान की दुकान है और आप वापस उन्हीं लोगों से मिलना चाहेंगे जो 5 रुपए का उधार लेके उसके बाद आपकी उधारी देने के लिए महीनों लगा देते थे। आप बैठे बैठे इंतजार कर रहे होते थे कि कोई आएगा, 2 रुपए का पान में बेचूंगा तो आगे अपनी किताब खरीद के लेके आ पाऊंगा। अब आप मेरे को अगर बोलोगे कि शिवम मिश्रा जी आप अपने उस चौराहे पे जा पाएंगे, अपने उस अतीत को देख पाएंगे, शायद मैं उस चौराहे से गुजरते हुए कांप जाऊंगा अपने अतीत के कारण और मैं चाहूँगा सब कुछ आ जाए लेकिन ये दोबारा ना। चंदन मिश्रा जी इसलिए जुड़े पड़े हैं उस अतीत से क्योंकि उनके पास वो गौरव, वो सौभाग्य, वो शुचिता रही है। जिस दिन वो शुचिता परिवर्तित, और आज भी अगर एकाएक ऐसा हो, चलिए ये तो अथॉरिटेरियन बात है, अच्छी शानदार बात है कि हाँ यू वांट टू गो बैक, लेकिन अगर ईश्वर आपके समकक्ष उपस्थित हो और आपसे बोले कि वॉट एवर यू गेन फ्रॉम दिस सिटी या अपने इस लाइफ से 35 वर्ष की आयु से, आई एम गिविंग यू बैक, मैं आपको वापस से सब लेता हूँ और आपको गाँव भेजना चाहता हूँ, जैसा भैया पूछे थे आपसे दोपहर में। अब आप सब छोड़ के जब जाना चाहेंगे ना, तो माया ने मायापति से पूछा कि माया किसकी बड़ी, तो अब आपका माया ही आपकी माया आपसे पूछेगी, क्योंकि वहां भी माया है, मोह ही तो है। तो वो माया अब आपसे पूछेगी मेरी माया बड़ी या उसकी माया बड़ी। शादी के बाद पति से पूछे कि माँ की माया बड़ी कि पत्नी की माया बड़ी, और पति हमेशा बीच में बैठा खींच लिया जाता है कि दोनों की माया बड़ी। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें एक मजेदार बात क्या है कि अब जब हम स्पिरिचुअल जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाएगा। किसी भी माया में किसी की माया बड़ी नहीं तब तक जब तक कि ऊपर वाले मायापति की महिमा जब तक उसकी हुई नहीं। वजह वो सारे सिकंदर में 2 वाकये आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा क्या है कि किताबी ज्ञान उस तरह से मेरे पास नहीं है, इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इनके जैसा मेरे पास भाई है जिनसे चीजें मिलती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि कम से कम लौकिक चीजें आप लोगों से सीख पा रहा हूँ मैं। एटलीस्ट जनता के सवाल क्या हो सकते हैं, ये बड़ा शानदार है। सौभाग्यशाली मैं हूँ कि भाई
आपके पास 2 भाई हैं। दो गुरु मिले हैं। नहीं, यहाँ सब भाई के भाव से बैठे हुए और बड़ा हाँ, शानदार है, नहीं, ये अलौकिक जरूरी है। भी, जैसे आप जब बात कर रहे थे ना उस वाले, बस 1 मिनट सर लूंगा, तो मुझे यही लग रहा था कि कितना ज़रूरी है वैलिडेशन। मैं पता है कि मैं कभी भी अपने को परफेक्ट नहीं माना हूँ आज भी। जब मेरा किसी से हो भी गया ना तो मैं गलतियाँ ढूंढता हूँ, यार गलती कहाँ रह गई, बहुत सुधारता हूँ, बहुत अपडेट करता हूँ अपने आप को। बट इमोशनल होने की वजह से ना मैं आज अपने घर में भी चाहता हूँ 90s वाला दौर रहे, मतलब लिटरली। सही बात है, सही जब बात। मेरा कभी मैडम से हॉट जी। कुछ डिस्कशन होता है या हॉट टॉक हो गया, हम्म। वो यही बोलती है कि चंदन मिश्रा बारीगांव वाले ये वीडियो वाले अलग है, ठीक है, और घर वाले अलग है। आपको घर में सब कुछ वैसे ही चाहिए। और सच में जैसे मैं जब आंख बंद करके विजुलाइज करता हूँ तो मुझे लगता है कि जब मेरी आंखें खुले तो घंटी बज रही हो, पेड़ की छांव हो, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। हाँ। ध्यान आप समझे नहीं, यही नोएडा में मैं आंख मेरी जब खुले, अच्छा उस पे नहीं बोलता हूँ कि जल्दी खुले लेट खुले, जब खुले घंटी बज रही हो, किचन से सुगंध आ रहा हो, खाने का रूम एकदम साफ हो, ठीक है, सब कुछ हो। और इसमें ये भी ऐड कर लिए कि कोई पैर पे प्रणाम कर रहा हो, नहीं, आपको ये तो उठा नहीं, रहा ये हो, तो नहीं था। चाय का प्याला नहीं, साथ नहीं, में हो। नहीं, मतलब यही था कि मतलब नहाऊं धोऊं, खाना पीना मिल जाए, सब कुछ रहे। शाम को जाऊं तो कोई सामने से पानी लेके आए, मीठा लेके आए, पी लो, थके हो थोड़ा सा जंपिंग कर दे। अब समझो ये चंदन सोचता है हर वक्त। आप लोग जमींदारी अब प्रसाद में रहे हैं क्या? नहीं, ये मम्मी की वजह सब खराब हुआ है ना। सुनिए, जंपिंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और बड़ी हल्की बातें हो, बड़ी बातें ना हो। प्लस जब घूमने का मन करे तो घूम ले। किसी को, जैसे मैं अपने लाइफ में किसी को बाउंड्री नहीं रखता हूँ, मेरी तरफ से किसी की बाउंड्री नहीं है। तो ये होता है जब किसी को घूमना है घूम ले, बातें करना है बात करे, टीवी देखना है टीवी देख ले, जो करना है, मतलब फ्री लाइफ जिए। ऐसा नहीं कि करना कुछ और चाहता है व्यक्ति, कर कुछ और रहा है। और आज मतलब मैं अगर आपको बताऊं, जैसे अगर मुझसे कहे अभी कोई कि आप बोले, सर्वेश सर बोले, चंदन जी चलते हैं ना यार ऋषिकेश घूम के आते हैं, मेरे लिए कल की डील कोई करोड़ों की लाखों की है, बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ये मोमेंट नहीं होता मैं जी लूँ, साथ में चलते हैं, 3 लोग चलते। अच्छा वहाँ क्या करेंगे ये मैटर नहीं है, मुझे लगता है हम सीट में बैठने से लेके चाय पीने से लेके उठने से लेके सब इंजॉयफुल है, सब मोमेंट जिएंगे और करके आ जाएंगे। और सवाल ही है, ये सब आप पकड़ते रहना, अपने हिसाब से जवाब देना जब माइक आपके पास मतलब जाएगा। दूसरा ये है कि क्यों कुछ ही दोस्तों के साथ मिलता है, क्यों ये सेम किक फैमिली के साथ नहीं मिलता। मैं कहता हूँ पूरा हमको नहीं खुल पाते फैमिली के साथ, नहीं खुलना भी नहीं है, मतलब हम नहीं जिद कर सकते। अब ठीक है, फिर ये होता है यार, अच्छा किक कहीं और मिलता है, कर कुछ और रहे हो। जीवन क्या है, बड़ा कंफ्यूजन में मैं रहता हूँ कि सब कुछ मिला है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, जो इस एज में मिलना चाहिए, सब मिला है, सब कुछ, फिर भी तुम्हें बेसिक ही जाना है, फिर भी तुम्हें वही चीज़ें आ रही हैं, तो बड़ा उलझन सा रहता है। पाना क्या है, क्या पाना चाहते हो, ठीक है, और उसी में बस चीज़ें लगी रहती हैं। मैं इस पे एक टिप्पणी करता हूँ भैया। हाँ, दार्शनिकों मेरे ने लिखा- भाव थे ये सारे। हाँ देखिए, नहीं ठीक है, मेरे ये बंच ऑफ थॉट्स थे। ये थॉट्स ऐसा नहीं कि आपके पास हाँ, आप पहले व्यक्ति अब हैं। उसमें कई सवाल भाई होंगे। हाँ इसमें ठीक है, हाँ। इसमें मल्टीपल लोगों का मल्टीपल थॉट्स है, मैं हाँ। बताता हूँ। और शादी के पहले तो मेरा एक और थॉट था, बता हाँ, दूं, हाँ, कंप्लीट please, कर दूं, पूरा हाँ, खत्म हो जाए मेरा, हाँ। कि गीले बाल से कोई जगा रहा है। दरअसल आप लगता मैंने है वही गोविंदा कहा। की फिल्में बहुत ज्यादा देखे हुए हैं। अच्छा सरोज भाई, मैंने यही कहा कि कोई पैर भी दबा रहा हो, बस मेरा भाव वही था। नहीं, सुनिए, गीले बाल से कोई जगाया है, चाय दिया है, ठीक है, ठीक है, और प्यार से कोई बोला है आप उठे हो राजा की तरह, बढ़िया अपना गए हो, जो भी स्नान वगैरह सब कुछ किए हो, सबसे सेटल्ड हो। अब ये सेटलमेंट के लिए आई कैन पे एनीथिंग, कुछ भी चाहिए, यही
ऐसा दिल और मन कहता है। तो आप इस पे कहानी है, मेरे पास तो इन सबकी कहानी है, मैं सुनाता हूँ जी। लेकिन सम टाइम पैसा इतना बौना हो जाता है, इतना तुच्छ छोटा हो जाता है। पहले तो लगता था पैसे सब खरीद सकते हो, हम्म, आज लगता है कि पैसे से तो कुछ भी नहीं खरीद सकते। पैसे से आप वो चीजें खरीद सकते हो जो क्षणिक सुख दे, बाकी चीजें तो पैसे से नहीं ले सकते आप। वो रिफिल की तरह, पेट्रोल की तरह है, उड़ जाएगा। ठीक है, ये सारे मेरे ऐसे अब ये अजीबो गरीब सब पे कहानियां हैं, एक एक करके कहानियां सुनाता हूँ आपको और आप समझते जाएंगे। आपकी विचारधारा जो है वो है आदर्शवादी, अच्छा, आइडियलिस्टिक। आदर्शवाद का मतलब होता है क्या होना चाहिए, व्हाट गुरुजी रेडी है हाँ, इसके बाद। आदर्शवाद का ठीक है। आदर्शवाद का मतलब हुआ क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक। एक बीमारी होती है ओसीडी वाले लोग आदर्शवादी के बड़े अच्छे उदाहरण होते हैं। ओसीडी में क्या होता है कि हर एक चीज प्रॉपर तरीके से चाहिए। अगर चादर बिछी है बेड पे तो उसमें सिलवट नहीं चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए। कपड़ा है तो अनप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, बाल है तो वो सेटल्ड होना चाहिए। हर एक चीज आदर्शवाद होना चाहिए। भले सामने वाला कुछ न करे लेकिन अपेक्षा रहती है। ये आदर्शवादी सिद्धांत है। अब आदर्शवादी और जिस विचारधारा का व्यक्ति है उसे उसकी विचारधारा आकर्षित करती है। खासियत ये है। आदर्श मतलब विचारधाराएं कई प्रकार की होती हैं। कुछ लोग होते हैं मिक्स विचारधारा के, कुछ लोग होते हैं तीव्र आदर्शवादी, बहुत तीव्र, उसके लिए उग्र हो जाते हैं, युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। नहीं हुआ, अगर सुबह सुबह वो बाल झटकाते हुए कोई नहीं आया तो फिर उठने के बाद हिंसा चालू हो जाती है। कैसे नहीं हुआ, इसको तीव्र आदर्शवादी बोलते हैं। एक होता है ईजी टू मॉडरेट आदर्शवाद, आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है ईजी टू मॉडरेट। उसमें क्या है, ठीक है हुआ, एक बार आपने अपेक्षा जाहिर की, अरे कर दो एक बार ऐसे बाल को झटका दो, चाय उपलब्ध करा दो, कम से कम बेड ठीक रहे, नहीं रहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब आप अपने मन को मान लेते, अरे क्या करे यार, भागी ही ऐसी थी, ऐसा कोई मिल गया, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल। ये होता है इजी टू मॉडरेट। एक होता है यथार्थवादी, जो अगली विचारधारा है, जिसके लिए आपको एक अलग अलग चश्मा पहनना पड़ेगा। यथार्थवाद क्या कहता है, वो कहता है कि जिस क्षण में है वो व्यक्ति, वो हर पल उतना ही आनंद ले रहा है। यदि वो सो रहा है पहाड़ पे, पत्थर पे, तो भी उसकी निद्रा उतनी ही आनंददायी है। सुबह घंटी बजे या घंटा, ठीक है, हॉर्न बजे या पेपर वाला चिल्लाए या कुछ भी हो, अगर वो अपने उस अप्रोच में है तो वो उसको एंजॉय कर लेगा। एक चीज़ है। एक व्यक्ति होता है जो आदर्शवाद और यथार्थवाद के परे होता है, जिसको हम बोलते हैं साधारणतया, ये तीनों सिद्धांत जो है ये यूनान और ग्रीक के सिद्धांत हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो तार्किक हो जाता है, रैशनल हो जाता है। उसे पता है कि वो किसी के यहाँ शादी में गया है, उसे ये पता है कि किसी रिश्तेदारी में गया है, उसे ये पता है कि वो किसी के यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है, उसे ये पता है कि वो जॉब कर रहा है, उसे ये पता है कि वो हॉस्टल में है। तो वो ये चीज़ें अपेक्षा करेगा नहीं, वो तुरंत तर्क में पहुँच जाएगा। अच्छा, माई ड्यूटी इज़ दैट, ओके लेट मी परफॉर्म माई ड्यूटीज़। वो तुरंत अपनी अपेक्षाओं के पार जाएगा और प्रविष्ट हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो ओपन टू ऑल होता है, जो बहुत बुद्धिमान होता है। ओपन टू ऑल का मतलब जब जैसा तब तैसा, नहीं तो मरद कैसा। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, जब जैसन तब तैसन, नहीं तो मरद कैसन। हमारे यहाँ की बड़ी अच्छी कहावत है। अब जब जैसा का मतलब अगर आदर्श है, कोई झटकाते हुए आ रहा है तो वो उसको भी इंजॉय कर ले रहा है। ठीक है, कोई ऐसा है कि वो पहुंचा हुआ है, हॉस्टल में पहुंचा पड़ा है और सुबह घंटी बजने के साथ ही उसे परेड पे जाना है, एनसीसी की परेड होने वाली है, और नहीं तो कमांडेंट आके बिल्कुल 20 राउंड दौड़ाएगा, उसको भी स्वीकार कर रहा है। और कोई ऐसा है कि ठीक है, इन सब के पार वो देखता है कि मुझे परेड में जाना है या सोना है, और वो यदि सोने को प्रेफरेंस दे रहा है, तार्किक रूप में उसे लगता है परेड बेकार है, सोना ज़्यादा आनंददायी है, तो वो सो भी रहा है। तो ये तीन चीज़ें। कल छठ बीती है, कल मैं आपको बताता हूँ, शाम के समय, अर्घ के समय पूरा छठ सोसाइटीज़ में भरा पड़ा है। अगले दिन अर्घ के समय वो समाज आधा हो चुका था। शाम को फ़ोटो खिंचाने वाले और ये तमाम लोग सुबह सुबह नींद को प्रेफरेंस दे रहे थे, वो नहीं आ पाए थे। कुछ ऐसे थे जो बिना नहाए पहुँचे हुए थे कि भगवान कोई जाने ना, लेकिन मैं एटलीस्ट उपलब्ध रहूँ। कुछ वही थे जो कल रात का पुराना कपड़ा पहने आज पहने पहुँचे हुए थे। कुछ ऐसे थे जो सुबह सुबह नहा धो के बिल्कुल 3 बजे ही वहाँ पे अर्घ घाट पे पहुँचे हुए थे। आप समझिए, एक ही सिचुएशन है, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग अप्रोच, अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ में जा रहा है। तो जब हम ये अपेक्षा करते हैं तो हम अपने वाद से प्रभावित हैं, हम अपने मस्तिष्क से प्रभावित हैं, और वो ही हमें बार बार वही दिखाएगा। हमारा चश्मा अगर काला रंग का है तो दुनिया हमें काली दिखनी शुरू हो जाएगी और हमें लगेगा सभी काले हैं। लेकिन अगर हम ओपन टू ऑल है, हमारे पास वो क्षमता है कि हम चश्मा बदलें, तभी हम सफल होते हैं। आपने अपना चश्मा बदला हुआ है। आप जब बातें कर रहे हैं तो आप अपने हृदय की बातें साझा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं और ये गायब होंगे,
ग्रामीण परिक्षेत्र तुरंत भूलेगा एंड यू आर गोइंग टू बी अ बॉस। आप तुरंत उसमें आएंगे। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे जीवन जीना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रहेगा तभी उसके बारे में सोच पाएंगे। सिर्फ वो रहेगा तो ये कभी नहीं बन पाएगा। ग्रेट, यही सारी बात। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपका दृष्टिकोण है गुरु जी। मैं गुरुजी नहीं, मैं इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी देख पा रहा हूँ। शिवम भाई ने सच में अलग अलग उससे इन्होंने बताया कि जैसे यथार्थवाद, आदर्शवाद और ये सारी चीज़ें, बट मैं अगर एक सिंपल उसमें ये समझूँ तो एक तरीके से ये ठीक भी है। हम्म, जैसे एक व्यक्ति ऐसा है कि वो घर गया और उसने कुछ ऐसी कल्पना करना शुरू कर दी जो उसको परेशान करे और कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन पाल ले जो उसको अपनी पारिवारिक स्थितियां ही बिगाड़ दे। अब जैसे आपके जैसा व्यक्ति वो जानता है, वो चाहता है कि ऐसा ऐसा वो इस तरह के सपने को देखता है, बुनता है, कभी कुछ लिख देता होगा, कभी कुछ वीडियोस बना देता होगा, वो अपनी चीज़ों को शांत कर लेता होगा। तो मुझे लगता है इस भागम भाग की ज़िंदगी में जहाँ इतना स्ट्रेस है, वहाँ अगर अपने आप को मतलब अपने दिल को बहलाने के लिए इस तरह के ख्याल भी लेकर के चल रहा है आदमी तो अच्छा है। दूसरी चीज़ ये कि आप बीमार जल्दी नहीं होंगे। आप बीमार इसलिए नहीं होंगे कि आप इस आपाधापी वाली उन चीज़ों को पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो आपके हाथ से बाहर है। हम्म, आप उन चीज़ों के बारे में सोच के केवल खुश, हमारे यहाँ सब्जबाग कहते थे ना इसको, क्या? सब्जबाग, अच्छा। एक ऐसा सपना जो आपको सुखद महसूस करवाता है। तो आप जब तक बॉस हैं, अपनी ऑफिस देख रहे हैं, ये सब बिजनेस व्यापार देख रहे हैं, अकेले बैठे हैं तो इस तरह के सपने देख रहे हैं, इस तरह के सपने बुन रहे हैं और मस्त हैं, दिन रात कट रहा है। तो मुझे तो नहीं पता कि अच्छा, आप एक चीज़ मुझे प्रश्न बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सपना डिज़ाइन कर पाते हैं सोते समय? नहीं। मतलब सोते समय गए और बचपन में डिज़ाइन करते थे जब आप छोटे थे, तो जब आप सो रहे हो और सो के सोच रहे हो कि यार मैं पैसे कमाऊंगा, फिर मैं ना एक घर बनाऊंगा, एक कमरा बनाऊंगा, एक स्विमिंग पूल बनाऊंगा, ये आपने कभी डिज़ाइन नहीं किया। अभी डिज़ाइन करते हैं? नहीं डिज़ाइन करते हैं। इसीलिए आपको आपका गाँव अति प्रिय है, क्योंकि आप एक्चुअली उसे स्वीकार करते हैं, जैसा है वैसा है। अगर आप डिज़ाइन कर रहे होते हर समय, अगर आप कुछ सोच रहे होते कि मुझे ये डिज़ाइन करना है, तो वो गांव डेवलप होकर अभी तक शहर हो गया होता आपके विचारों में। आपके विचारों की श्रृंखला में वो गांव स्थिर है, तभी आप उसे और आप जी पा रहे बीमार हो गए होते, हैं। और आप परेशान हो जाते, ये बात है। आप बीमार हो गए होते, वो डेवलप कर जाता तो आप उम्र बीमार हो में जाते। जो आप 100 लोगों की टीम लेकर के और 8 राज्यों में बिजनेस कर रहे हैं, बीपी, शुगर और क्या क्या आपको हो गया होता। और है, लोगों को है। जो व्यक्ति अपना ग्राउंड नहीं डिज़ाइन कर पाया, हमेशा याद रखिए लैंडिंग ग्राउंड 2 होता है। एक ग्राउंड पे रहे आप तो आप परेशान हो जाएंगे। आपका लैंडिंग ग्राउंड नोएडा है, एक ऐसा भी हिडन ग्राउंड है जिसको आपका बिजनेस पार्टनर नहीं जानता है, जैसे हम लोग जानते हैं भाई के तौर पे कि आपका एक लैंडिंग ग्राउंड आपका गांव है। मेंटल लैंडिंग ग्राउंड बोलता हूँ मैं इसे। अच्छा। हाँ, कि कहाँ पे आपको मेंटली कब लैंड करना है, कहाँ पे जाके लैंड करना है, यू नो वेरी वेल। और आदमियों में भी आपके पास 2 चॉइसेस होगा हर समय। आपके पास ऐसा नहीं होगा कि अगर आप, जैसे आपकी सपोज कि जब वैवाहिक पुरुष हैं, तो आपके पत्नी के स्वरूप में भी आपको 2 लैंडिंग ग्राउंड दिखता है हमेशा। एक लैंडिंग ग्राउंड जहाँ पे यू कैन डिस्कस एनी बिजनेस, कोई भी चीज़, कोई भी, और बिल्कुल निर्द्वंदता के साथ में आप अपनी वार्ता को संप्रेषित कर रहे हैं। एक ऐसा भी ग्राउंड है जहाँ पे आप बालक जैसा व्यवहार करते हैं और उसमें मातृशक्ति का स्वरूप और मातृता और प्रेमत्व का भाव दिखना शुरू हो जाता है, और जहाँ पे आप बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, शिव से शून्य का मिलन, इस तरीके का भाव हो जाता है। हर व्यक्ति के अंदर ये, जिसके अंदर भी ये भाव है, वो बीमार नहीं है। और लोग कहते हैं ना कि दोहरा चरित्र होना बड़ा कठिन है, डबल फेस, एक पता नहीं कहाँ से ये अंग्रेजों का चक्कर बड़ा खतरनाक है। हमारे सिद्धांत बड़े शानदार थे। दोहरा चरित्र जिसको बोलते हैं, डबल फेस जिसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि 2 फेस होना बड़ा घातक, बेकार है। क्यों बेकार? एक व्यक्ति जब अपने जीवन में जिस तरीके का है, 2 नहीं, मैं समझता हूँ 200 फेस हो तो क्या बुराई है। एक व्यक्ति जो जीवन जी रहा है, वो एक समय के लिए जहाँ पे आदर्श की बात हो, जहाँ पे आपके पारिवारिक मूल्यों की बात हो, आपको आपके पत्नी के सामने थोड़ा हार्ड होना पड़े तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन अगले ही पल जब आपको प्रेम भी प्रेषित करना है तो उस समय आप थोड़े से सौम्य हो गए, उसमें भी क्या बुराई है। अब आप इसको बोले कि अरे इस आदमी का तो 2 चरित्र है, 2 चेहरा है, ये कभी डांटता है कभी प्रेम करता है, ये किस तरीके का भाव। ईश्वर ने गणेश की, जब भगवान गणेश का शीश काटा जा रहा था तो शिव ही तो थे, लेकिन जिस समय लगाया जा रहा था उस समय भी तो शिव थे, है कि नहीं है। तो ये हमें समझना है कि हर व्यक्ति का भाव, देखिए भाव, विभाव और अनुभव, ये 3 अलग अलग विषय हैं और ये तीनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। एक प्रभावित होता है, एक होता है, एक डाउन होता है, एक प्रभावित होता है, एक डाउन होता है, और यही अभिव्यंजना है, यानी जीवन शैली है। इसी के आधार पे आप अपने लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड वेरी फैंटास्टिक थिंग कि आप अपने दिमाग के राइट और लेफ्ट ब्रेन के स्फेयर को अच्छे तरीके से उपयोग में लेके आ पा रहे हैं। अब जैसे हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं इसे, अब ये डोज है।
अब बात समझिए, अब मैं भूल चुका हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये 24 घंटा कर सकता हूँ, हाँ मतलब 24 आवर्स कर सकता हूँ, ठीक है। और अच्छा, ये सबके साथ करने का मन भी नहीं करता, नहीं करेगा, सही बात है। ठीक है। और कभी कभी समझ में नहीं आता, कुछ रिश्ते आपको बहुत बाद में मिलते हैं, लेकिन वो इतने प्रिय हो जाते हैं, इतने अच्छे हो जाते हैं, ये लगता है यार कि नहीं नहीं, साथ में बैठ के ना बहुत चीज़ें हल्की होती हैं। मतलब क्या हल्का होता है, विचार ही तो हल्के होते हैं। अरे मैंने विचार रखा है, आपने वैलिडेटेड फॉर्म में कर दिया, ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ सही कहाँ हूँ, सही, हाँ। उस हिसाब से तो भाई सब सही है, ठीक है। मतलब सब देखिए, सही है, स्वीकृति की विकृति की अनुकृति ही उसके लाभ का कारक है। सब सही है। और सपने क्या आते हैं, अब मैं सपने बता दूं आपको। सपने तो बहुत आते हैं, इतने आते हैं कि आप पूछिए मत, दिन भर सपने ही आते हैं। नहीं, डिजाइन सपना, नहीं नहीं, वो सब नहीं। डिजाइन करना, मैं डिजाइन कर सकता हूँ, अब- आप कर सकते हैं सर्विस भैया डिजाइन, सपना डिजाइन करते हैं आप, खूब करते हैं, मैं जानता हूँ। मैनिफेस्टेशन, नहीं, उसे manifestation देखिए, एक दूसरी चीज़ हुई। आज के विद्वानों ने अंग्रेजी में उसे मैनिफेस्टेशन नाम का एक शब्द दिया है, ठीक है। एक हमारे गुरुजी हमेशा कहावत कह देते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता है, ठीक है, सही दिशा में हो तो। मैनिफेस्टेशन एक शब्द है, एक छोटा सा शब्द है, ये उसके दायरे की बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको ड्रीमिंग मैं बोल रहा हूँ, डे ड्रीमिंग जिसे बोलते हैं। मैं इसको दूसरे रूप में देता हूँ, आप शायद इत्तेफाक रखें, समझ में आए तो। जैसे मैं खुद भी एक मीडिया हाउस चलाता हूँ, मेरे पास टीम है, लोग काम करते हैं, मेरी भी इच्छा बहुत कुछ पाने की है। आपके कहने पे मैंने पॉडकास्ट किया, बहुत मज़ा आता है, कंटेंट क्रिएट करता हूँ। मैं ये जो डिज़ाइन करता हूँ ना, वो इनर जो अपनी इनर आवाज़ है ना, अभी आप लोग थोड़ी देर पहले एक चर्चा कर रहे थे, मैं बताता हूँ, आप लोग अगर इसको कनेक्ट कर पाएँ तो बताइएगा, नहीं तो इस पर लॉजिक ज़रूर दीजिएगा। मैं नियति पे बड़ा भरोसा करता हूँ। जब सुग्रीव और बाली वाली और वो सारी कहानी चल रही थी और ये हो रहा था कि हम गांव लौट सकते हैं क्या, या आपको जाना पड़े तो जा सकते हो क्या, मेरा ये मानना है सब कुछ विधि के विधान के अंतर्गत है। ये नियतिवाद का सिद्धांत। हाँ, नियतिवाद मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो मतलब कि- किताबी बातें नहीं जानता, नहीं, लेकिन ठीक। सब विधि के अधीन है। कैसे, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे अपने जीवन में 10 साल टीवी मीडिया में देने का मौका मिला और ग्राउंड पे जाकर के काम करने का मौका मिला। कोरोना काल सबको याद होगा, बड़े बड़े सिकंदर जिनको बड़ा अपने आप पे गुमान रहा होगा, जिन्होंने अपने घर बार की ज़मीन जायदाद बेच करके बड़े शहरों में आ गए होंगे, जब ऐसा मौका आया तो उन्होंने दूसरों के गांव में जाके पनाह लिया था। और 1 महीना 2 महीना नहीं, लोग 2 साल तक पैक रहे। सही बात। तो नियति ने जब मार मारा तो लोग वापस गए। ऐसे टाइम में आप जैसा जो व्यक्ति रहा होगा ना, वो उसने बड़ा तो enjoy जश्न किया मनाया होगा। जश्न, सही बात, कोरोना उसको तो लगा होगा यार क्या शानदार टाइम है, हम क्या जी रहे हैं। पूरा जीवन जी रहे हैं। दूसरी चीज, उसमें तमाम सामर्थ्यवान लोग, मैंने सांसदों की पत्नियों को मरते हुए, भाइयों को मरते हुए देखा था, जिनके लिए एम्स, सफदरजंग और तमाम दुनिया देहात के हॉस्पिटल खाली रहे होंगे, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं बचा पाए। तो वो विधि के अधीन थे। वो चाह के कुछ कर ले ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों मिक्स बातें हो रही हैं। हम भौतिक बात पे भी बात कर रहे हैं और मज़ेदार बात है कि शिवम भाई की वजह से हम आध्यात्म की तरफ भी जाकर के उन कैरेक्टर को भी छू पा रहे हैं। तो वो सामर्थ्यवान लोग भी वो हो गए और उन सभी लोगों को वापस बैक टू पवेलियन जाना पड़ा और लोगों को सिमटना पड़ा, जिसने कहा जिंदगी में मैं तो ऐसे कभी जी ही नहीं सकता, ऐसे कभी कर ही नहीं सकता। उसने उससे निचले स्तर पर जाके ज़िंदगी को जिया और जिनके बड़े गुमान थे वो टूट गए। उनको ये समझ में आ गया कि उससे बड़ा कोई नहीं है। जिनको लोग कभी खरपतवार मानते थे, उसको जड़ी बूटी मान करके लोग दूसरों के पेड़ पौधे पे जाके गुरूज खोज रहे थे कि बच जाएं तो लीवर बच जाए और हमारी ये चीज़ें चढ़ जाएं। उससे ताकतवर तो नहीं कोई है। दूसरा किस्सा, हाँ जी, हाँ बोले। दूसरा किस्सा मुझे याद है, केदारनाथ में डिजास्टर आया था, मैं वहां भी गया था। नियति ने बहुत बड़ा पाठ उन लोगों को पढ़ाया जिनको लगता था कि वो दुनिया बदल सकते हैं, उनके पास इतना सामर्थ्य है। हम जैसे लोगों के सामने भी एक किस्से की कहानी आती थी कि यार जितना पैसा चाहिए ले लो लेकिन बचा लो। जिसको उसने मारने की ठान ली उसको कौन बचा पाएगा। अब बात आता हूं वहां पे जहां से ये बात शुरू हुई थी कि सपने डिजाइन करने वाली बात। जब आप ईश्वरवादी होते हो ना और चीज़ों को थोड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करते हो, तो जो सपने डिजाइन करने होते हैं उसकी बुनियाद बेसिकली ईश्वर ही आपके दिमाग में डालता है, अगर आप सहमत हो। एग्री। हमारी क्या औकात कि हम ये सोच पाएं कि हम मीडिया हाउस खोलेंगे। मैं तो वो औकात थी कि जब जी न्यूज़ को मैंने छोड़ा था, यानी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़ा था और मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो दो साल तक मैं गंगा किनारे बैठा रहता था
उन सीढ़ियों पे पहाड़ को देखता था, गंगा को देखता था। समझ में नहीं आता था कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी कि ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। आज मैं 21 लोगों की टीम लेकर के चल रहा हूँ। तो जब प्रकृति इशारा करती है, जैसे शिवम हमसे मिले हैं, आप हमसे मिले हैं, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आप दोनों हमसे कह रहे हो भविष्य के गर्त में हो, कौन जाने। और जो नियति कहलवा रही है आप लोगों के मुख से, मुझसे, सही और मैं ईश्वरवादी हूँ तो उसको पकड़ लूंगा, तो वो उस पर एक बुनियाद तय हो जाएगी। तो हाँ, मैं सपने बुनता हूँ, मैं सपने डिजाइन करता हूँ, लेकिन उन्हीं सपनों को डिजाइन करता हूँ जिसका अलाइनमेंट आप ये कहें कि नियति से हो पाए, या एक स्ट्रांग फीलिंग आ पाए कि हाँ यार ये होना चाहिए। अब इसमें दो बातें मैं ऐड कर देता हूँ, किताबी चीज़ें ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा। आजीवक संप्रदाय हुआ, अशोक के पिताजी जो थे उनके समय में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र आजीवक मानते थे। वो चंद्रगुप्त जैन मानते थे, अशोक बौद्ध मानता था, वही एकमात्र था जो आजीवक मानता था। तो आजीवकों ने एक सिद्धांत दिया, अज्ञेयवाद के संदर्भ को मिला जुला अज्ञेयवाद वो लोग मानते थे। मखालीपुत्र गोशाल जो थे वो बड़ा स्वीकार करते थे, कहते थे नियतिवाद और अज्ञेयवाद इन दोनों को मिक्स मिला देते थे। बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। सर्वेश भैया का सिद्धांत आदर्शवाद से जब नए किताब की तरफ प्रवेश होता है ना, तो मेरा दिमाग तुरंत क्लिक करता है, अरे ये तो नया सिद्धांत आया। क्योंकि नियतिवाद की खासियत ये है, जो नियतवादी व्यक्ति होगा वो स्वीकार करेगा ईश्वर को, उसकी हर सत्ता, पत्ता पत्ता में सिर्फ उसी की सत्ता, वो स्वीकार कर लेगा नियतिवाद वाला व्यक्ति। जो अज्ञेयवादी होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा मेरे को क्या पता कौन कर रहा है, वो तो हो ही रहा है। इसी में वेदों ने लिखा अनुगच्छतम प्रवाहम, जो हो रहा है वो हो रहा है, जैसा फ्लो चल रहा है चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अब एक सिद्धांत देखिए, 4-5 सिद्धांत हो चुके हैं। आपका एक प्रश्न था, गांव इज बेटर और नॉट, मेरा सोचना अच्छा है कि नहीं, आदर्शवाद क्या कहता है, यथार्थवाद क्या कहता है, तार्किकता यानी रैशनैलिटी क्या कहती है, नियतिवाद की तरफ से आपने उत्तर दिया, और अज्ञेयवाद यानी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो, कौन जाने, हो सकता है आप गांव अच्छा सोच रहे हो सकता है वो आपकी बुराई का कारक बन जाए भविष्य में। तो दोनों मतलब पांचों चीज़ें आपके लिए हो सकता है वो इतनी माया जनरेट कर दे कि बुढ़ापा आपके लिए इस शहर में काटना मुश्किल हो जाए। अज्ञेयवाद कहता है कि हो सकता है वो आपके कष्ट का कारक बन जाए, अतिशय मोह आपके कष्ट का कारक बन जाए। तो एक ही सिद्धांत के कई सारे डायमेंशन हमने क्रिएट कर लिए। ये जो वाद है, क्या ये कोई प्रॉपर प्री डिफाइंड चेकलिस्ट है? एग्जैक्टली ये सब देखिए, हर जितने विद्वान हुए हैं ना, सबने चश्मों का परिवर्तन किया है। चश्मों का परिवर्तन मैं नहीं, हमारी गलती क्या है, आदि गुरु शंकराचार्य को लगा कि अद्वैत ही सत्य है, द्वैत नहीं। जिसको द्वैत सत्य लगा वो द्वैत में आया, जिसको द्वैताद्वैत लगा वो द्वैताद्वैत में आया, जिसको शुद्धाद्वैत लगा वो शुद्धाद्वैत में आया, लेकिन जिसको अद्वैत लगा वो अद्वैत 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 करता रहा। जनता किसी को मानती, जिसकी इच्छा उसको मानती। समझे? आप आदर्शवादी तभी तक हैं जब तक आपकी माया मोह अलंकार आपका अलंकृत हो रहा है, नहीं तो आपसे तगड़ा यथार्थवादी तो कोई है ही नहीं। भूत आएगा और आप हनुमान जी बोलेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अंटिल अनलेस आपको ये भी नहीं पता कि हनुमान चालीसा किस ग्रंथ में लिखा, आपको ये भी नहीं पता कि अभी 300-400 साल पहले की बात है। हनुमान चालीसा अभी ही तो पैदा हुआ है 400 साल पहले, उसके पहले हनुमान चालीसा था ही नहीं। और गजब की बात देखिए कि आपको ये भी नहीं पता कि वेद जिसके आप पुरोधा माने जाते हैं उसमें कई लोगों का नाम ही नहीं है। न राम है, न कृष्ण है, न हनुमान है, न गणेश है, न शिव, किसी का कोई वर्णन नहीं है किसी भी वेद में। और गजब की बात है कि जिसका वर्णन है उसके बारे में, न धौ के बारे में जानते हैं आप, न पूषण के बारे में जानते हैं, एक आध के बारे में जानते हैं, अग्नि वगैरह के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं तो जानते हैं। यानी इसीलिए मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, मुझे लगता है कि क्या हो सकता है मेरे अल्प ज्ञान की ये समझ हो कि जो अध्यात्म कहता है ना कि यार आप खुद में उतरो, भगवान ने जो आपके शरीर, अच्छा आप ये मानते हैं कि जितनी भी रचनाएं हुई हैं, जितने भी लिखे गए हैं, वो व्यक्तियों के द्वारा ही लिखे गए? ये भी एक सिद्धांत है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब का सब, जैसे कुछ देव किताबें मानी जाती हैं कि जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो सब देवताओं ने दी हैं। गैब्रियल दे के जाता है, इस्लाम दे के जाता है, ईसाइयत में ईसाइयों को दे के जाते हैं, उसमें भी प्रोटेस्टेरियंस जो हैं वो अलग मानते हैं। हम सबसे पुराने धर्म की बात करेंगे, सनातन की परंपरा मान की, तो उसमें वेद जो है वो अपौरुषेय बोले जाते हैं। शब्द है अपौरुषेय, यानी जिसको पुरुष ने नहीं लिखा, लेकिन मंत्र दृष्टा तो ऋषि ही थे।
ठीक है। गायत्री को अगर किसने देखा, मंत्रों को देखा, जैसे जो वो डिस्कशन जिसमें हो रहा था नहीं, कि 18 सूत्र थे, कितने सूत्र थे? एक मिनट, हम वो तो जरा- महेश्वर सूत्र है। नहीं, एक मिनट, ऋषियों ने लिखा जब, तो वो ऋषि भी किस रूप में आए? तो देखिए, अब उस सिद्धांत को यदि आप माने, फिर तो हर हम में, तुम में, खड़ग कम में, सब में व्यापक राम, सब में यही तो मैं ईश्वर। कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, जिस विधा में आप जा रहे हैं और जो ये आपका तर्कवादी बातें हैं। आपका, हाँ, तो इसीलिए तो तर्क हो रहा है। अच्छा, ये तर्कवादी ये है। तर्कवाद, ये नहीं, ये तो गेयवादी है। गेय का मतलब ये पता रहना कि हाँ, करता एक ही है, सिर्फ एक है वो नहीं, मालिक, मैं कुछ ईश्वर। कुछ चीजों पे बात करता हूँ, जिस तरह से आपका तेज तार्किकता है, इसके बाद हम शुरू करेंगे, इसके बाद तार्किक। जिसके बाद अब उसी तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब बात सीधे सीधे एक दूसरे को वो हो रही है ना, कि एक दूसरे की बात पे बात हो रही है। जैसे जो आपका तेज है, जो आपका ज्ञान है, जो चीजें हैं, जिस तरह का आपका रिसर्च है, अब आप जब उसमें डूबेंगे तो क्या एक नई चीज लेकर के आप नहीं आएंगे? बिल्कुल लेके आएंगे, हर व्यक्ति लेके एक आपका एक विचार आएगा ना, हर व्यक्ति का आएगा। और जब आने वाली पीढ़ियां 100 200 300 साल बाद जब आप इस तरह की कोई चीज लिख देंगे, तो उस पर रिसर्च होगा, रिसर्च वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। वो कौन करेगा? वो शिवम मिश्रा करेंगे, लेकिन करवाएगा कौन? वो कोई तो अंतरात्मा में जो कुरेद रहा है उसे। हाँ, मतलब जिसको भी आप वो करें, कौन करवाएगा? हाँ। तो मेरा कहना बस इतना है कि ये जितने भी सिद्धांत और जितनी भी चीजें लिखी गई या जितनी भी चीजें बनी, उन 5 तत्वों को छोड़ दें और सृष्टि के विस्तार को छोड़ दें, तो हर जो व्यक्ति पैदा होता है, भगवान उसमें वो सामर्थ्य डाल करके भेजता है। अब बात इतनी सी है कि कौन लोग शिवम मिश्रा की तरह अपने सामर्थ्य को बढ़ाते चले जाएं और अपने 50-60 साल पे वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएं जहां ईश्वर से साक्षात्कार हो जाए और कुछ नया ऐसा तर्क गढ़ दें जिस पे दुनिया बात करने लगे। तो मेरा जो ये मानना है, मैं जिस पे बिलीव करता हूँ, बुद्ध के साथ क्या हुआ? यही घटना तो घटित हुई। बुद्ध के साथ सिद्धार्थ से बुद्ध का क्या वर्णन है? सिद्धार्थ टू बुद्ध, यही तो यात्रा है जहाँ पे बुद्धि का चैतन्य स्तर इतना ज़्यादा चैतन्य हो जाता है और दिव्य हो जाता है। वो 12 साल कर क्या रहे थे, 6 साल कर क्या रहे थे? 6 जैन और इन दोनों को मिला लिए तो इन लोगों ने अपना टोटल 18 साल इन्वेस्ट किया है। 12 और 6। कभी-कभी यार हम लोग की बुद्धि ऐसे लगती है कि क्या कर रहे हैं, क्यों पैदा क्यों हुए हैं? नहीं, आप ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। आप 100 लोगों को रोजगार दिए हैं, आप अपने धंधे में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कंपटीशन को बीट करके आगे हैं आप। इसको मैं, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति ये सोचता है, इतनी देर शिवम से बात हो रही थी, मैं सुन रहा था, केवल सुन रहा था, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि जो तर्क इनके पास किताबों के हैं वो मेरे पास नहीं है, जो लॉजिक इनके पास किताबों को मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि जिस व्यक्ति के पास इतना नॉलेज है, हर किताब को वो जानता है, उम्र मात्र 30 साल 32 साल, जब वो अपने और अलग अलग लोगों के साथ वो बैठता है, जब वो अपने 50 सालों पे होगा और जब ये सारे ज्ञान उसके पास आ जाएंगे, तो क्या इस व्यक्ति के अंदर से एक नई अलग लाइन नहीं खींचेगी? एक दर्शन निकलेगा, और हर व्यक्ति के साथ निकला है ये दर्शन, और वो दर्शन निकलेगा। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं इसीलिए किसी भी बने बनाए दर्शन को मारने को इसलिए तैयार नहीं होता कि एक अनुभूति भी होती है। अनुभूति ही थी, चारवाक की अनुभूति ही थी। चारवाक ने लिखा, क्या लिखा? पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्मश्च न विद्यते। माने पियो, खूब पियो, इतना पियो, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, जब तक जमीन पे ना गिर जाओ। उत्थाय च पुनः पित्वा, उठो, समझ जाओ। हाँ, दारू की बात कर रही है। अच्छा। सोमरस की बात हो रही है कि पियो, खूब पियो, और पीते पीते गिर जाओ, और गिर के फिर खड़े हो जाओ, और खड़े फिर उत्थाय च पुनः पित्वा, उठ के फिर पियो। पुनर्जन्मश्च न विद्यते, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, सब मूढ़ बातें हैं। इसको इस पे भी लिखा गया। अरे बृहस्पति दर्शन है ये। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। लिखा क्या है? सुनिए, लिखा है कि अगर बड़ा पसंद करेंगे आपको पीने वाले, मैं बताऊं? रील आपकी सुनो, घर पे अपने परिवार को आपका यही रील दिखाएंगे कि पियो, इतना पियो। ये तो दर्शन है। और गजब की बात देखिए, इसने एक और बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है। लिखा कि ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, मतलब लिखा है कि अगर आपको घी अच्छा लगता है तो उधार लीजिए किसी से। अच्छा। और घी पी लीजिए और मर जाइए, उधार मत दीजिए। अरे बाप रे। ये है चारवाक दर्शन। इसीलिए इसको क्यों लिखा गया वैसे? अरे वो ये मानता था, जैसे मैं भैया कह रहे थे कि हर व्यक्ति का अपना दर्शन होता है, हर व्यक्ति अपने अनुभव पे सीखता है। तो चारवाकियों ने ये देखा, समझा, जाना, बुझा और सोचा कि अरे यार ये सब तो मूढ़ बातें हैं। मरने के बाद अब भाई हम लोग क्या बातें करते हैं? योग दर्शन में, सांख्य में, मीमांसाओं में, तमाम दर्शनों में हम क्या बातें करते हैं कि आपकी आत्मा का सल्वेशन, आत्मा की मुक्ति, समाधि, ये वो बातें हैं जो हवा में तीर मार रहे हैं हम। तो यानी कि कौन जाने क्या होता है। जितनी चीजें हम बात करें दर्शन की, ये उस वक्त
उस व्यक्ति विशेष को लगा होगा ये Exactly, रेलेवेंट हाँ, है, वही मैं बात ये कह रहा हूँ। रेलेवेंट है, ये और लिख relevant दिया है। गया। और क्योंकि जैसे जितनी चीजें हम सुनते हैं, बिल्ली रास्ता काटने पे ये हाँ। होता है, बरगद में ये होता है, जितनी गाँव की चीजें बातें, हैं, हाँ, महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, हाँ। इससे ये होता है, लोकोक्तियां जिसे तो कहते हैं किसी ने तो लिखा होगा। जैसे हम जो बात भी कर रहे हैं, ये लाइट, हम। ये माइक, हाँ, ये किसी ने पहली बार किसी शब्द ने दिया होगा, पहली बार तो लिखा होगा इसका यार, शब्द दिया इस होगा। स्ट्रक्चर को लाइट ही, लोहा क्यों नहीं लिख दिया इसको? सही बात है, सही बात। मैं बताता हूँ होता क्या है ना कि इसी तरह से चीजें वैलिडेट होते होते आगे बढ़ी ना। मैं बताता हूँ, इसको भी बोलते हैं भैया, थियरी बोलते हैं। चाइनीज विद्वान है, चाइनीज विद्वान है, वो बोलते हैं थियरी ऑफ पिजन एंड क्रियोल। गूगल कर लीजिएगा, थियरी ऑफ पिजन एंड क्रियोल। ये थियरी ये कहती है, 1960 की बात है, उन्होंने कहा कि एक पीढ़ी एक बात को सुने, इसको माइक नहीं जूता बोलते हैं, अगली पीढ़ी इसको जूता सुन रही है, और तीसरी पीढ़ी इसको वैलिडेट कर देगी कि ये जूता ही है। तो ये जब जूता वैलिडेट हो रहा था उस समय ये पिजन बन गया शब्द, और तीसरी में वो क्रियोल बन जाएगा। उदाहरण देता हूँ, मैं बोलता हूँ प्लीज़ 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 मुझे ये लैपटॉप दे दीजिए। अब आपके अर्थ में, हिंदी के अर्थ में प्लीज़ का क्या तात्पर्य गया? कृपया। नहीं, आप प्लीज़ 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 का मतलब ये कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई भीख मांग रहा है। हाँ, भीख मांग रहा है बेचारा होके। हिंदी में बोलूंगा गिड़गिड़ा रहा है, हाँ, गिड़गिड़ा रहा है। गिड़गिड़ा रहा है। मैं बोलूंगा कृपया 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 ये दे दो दे दो दे दो। अब मैं ये बोलूंगा कृपया दे दो कृपया दे दो। कृपया इज नॉट अ वर्ड जहाँ पे गिड़गिड़ाना हो। कृपया इज समथिंग दैट इज वेरी जेंटल वर्ड, जहाँ पे मैं बहुत बहुत आदरात्मक भाव में, मैं आदर के स्वरूप में आपसे कह रहा हूँ कि भाई साहब कृपया करके आप जाइए, ठीक है। ये वाला शब्द है। एटीट्यूड एक शब्द है, मैं बोलूँ बड़ा एटीट्यूड है। व्हाट इज द मीन ऑफ एटीट्यूड? दृष्टिकोण होता है एटीट्यूड का अर्थ साहब। एक कोण ये है कि मैं आपको सामने से देखूं, एक कोण ये है कि मैं इस एंगल से देखूं। सामने से देखूंगा तो मेरे को आपका फ्रंट दिखेगा, इस साइड से देखूंगा तो आपका साइड व्यू दिखेगा मेरे को। तो दृष्टिकोण है, मैं बोलूंगा बड़ा एटीट्यूड में है। अब ये तो नकारात्मक शब्द हुआ पड़ा है आज के समय में। एटीट्यूड होना चाहिए, बिना एटीट्यूड कैसे? हाँ, तो अब मैं बोलूंगा कि इसके अंदर ये कैमरामैन है, इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, तो ये क्या सोचेगा कि मैं अहंकारी हूं क्या? वो तो ये सोचेगा कि मैं अहंकारी व्यक्ति हूँ। ये क्या बन रहा है? एटीट्यूड शब्द क्या बन चुका है आज के समय में? पिजन। और आज के 10 साल बाद ये क्या बन जाएगा? क्रियोल। स्थापित होने को क्रियोल बोलते हैं। दिव्य कीर्ति की वीडियो आई थी, दिव्य कीर्ति सर की, निर्णय कैसे ले। निर्णय कैसे ले में उन्होंने एक लेखक की बात किए थे। तो लेखक हर 1-2 साल में नई बुक लिखा करते थे, और पुरानी बुक को वो ये डिनाई मान कर लेते जाता थे कि ये सारे विचार रिलेवेंट ही नहीं है। अपने ही विचार को मतलब हटा के नई पद्धति, नया माइंडसेट। हर साल उनके लिए जीवन अलग होता था, चीजें अलग होती थी, और हर साल वो बोलते थे कि मैं कितना गलत था। वी.ए. स्मिथ की बात है। वी.ए. स्मिथ ये मैं लिखा, इट मींस सभी दर्शन सही भी है, गलत भी है। मैं सिद्ध करता हूँ। चलिए एक सिचुएशन देता हूँ आप दोनों लोगों को, हाँ। ठीक है। ये आपके दर्शकों को भी सिचुएशन है, वो भी एनालिसिस पॉज करके एनालाइज करेंगे, और फिर हमारी डिस्कशन को तय जवाब करेंगे। पहले, जवाब बाद में मैं दूंगा, पहले आप डिस्कस करेंगे तो फिर सर देंगे, क्रक्स सर निकल देंगे। जाएगा। हाँ, ये बताइए जी। सत्य क्या है? अंतिम सत्य क्या है? इसी पे सारा दर्शन है। अंतिम सत्य, मैं उदाहरण देता हूँ एग्जाम्पल में, प्रकाश या अंधकार? जय हो। दोनों है, हाँ, डिस्क्राइब कर लीजिए, दर्शकों को देखना है। दोनों है। हाँ, डिस्क्राइब कर लीजिए। जिसने प्रकाश को पा लिया, यानी कि जिसने इस पार से उस पार की यात्रा कर ली इस जन्म में, उसके लिए तो प्रकाश है। या आप इसको ऐसे समझिए, जिसको मोक्ष मिल गया, जिसने ईश्वर से अपना साक्षात्कार कर लिया, उसके लिए प्रकाश है। ठीक बात है। और जिसकी जिंदगी गड्ढमड्ढ रही और वो उसको इस जीवन में कुछ नहीं मिला, वो ऐसे ही जीवन जिया और ऐसे ही उसका जीवन खत्म हो गया, उसके लिए अंधकार आपको है। यहीं पे 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ, फिर मैं अभी आपका आईना चश्मा चेंज करूंगा, ठीक है। अब दर्शकों से ही बात हो रही है मेरी, ठीक है, आपसे ही बात हो रही है। चलिए, अब हम प्रकाश को पूर्व जनित ज्ञान के आधार पे, यानी अभी तक का हमारा जितना विजडम है इनकी उम्र के हिसाब से, उस हिसाब से प्रकाश इज अ पॉजिटिव वर्ड फॉर हिम, राइट? यही तो डिस्क्राइब किया आपने। और अंधकार इज अ निगेटिव, एब्सोल्यूट निगेटिव वर्ड। अब इसी दायरे को चेंज कीजिए, इसको न्यूट्रल मान लीजिए। अब फिर आप उत्तर दीजिएगा। प्रकाश को आप अपने पूर्व जनित ज्ञान के आधार पर मत मानिए, उसको ये मत मानिए कि वो पॉजिटिव वर्ड है या निगेटिव वर्ड है अंधकार। अब इसको न्यूट्रलाइज कीजिए, और उसके बाद फिर अब एक नया उत्तर बनाइए। इसका क्या उत्तर हो सकता है अगर आपको दूसरा आयाम देना हो तो? तो इसके लिए पहले मेरा एक से सवाल होगा आपसे कि जब मुझे इन दोनों अक्षरों का, इन दोनों शब्दों का मायने ही नहीं पता है, तो फिर अंधकार और प्रकाश में आपको बताऊं प्रकाश कैसे? जैसे लाइट जो आपके सामने आ रही है। अच्छा, ये आयाम चेंज होगा। चलिए चंदन भैया, नहीं, एक चीज आपने मुझसे एक सवाल किया कि वो प्रकाश है या अंधकार है, राइट? तो मैंने बताया कि वो दोनों हो सकता है। ठीक है। एक जिसने पार पा लिया हो, उसके लिए वो प्रकाश है।
अच्छा, प्रकाश और अंधकार ये दोनों पहले से प्री डिफाइन है। प्री डिफाइंड है, हाँ। अब जैसे कोई एक ऐसी चीज हो, ऐसा शब्द हो जिसका मुझे मतलब ही नहीं पता हो, और अगर आप मुझसे ये कहेंगे इसका मतलब बताइए आपके लिए क्या है, तो मुझे तो मतलब पता ही नहीं है। एग्जैक्टली ये वैसी बात हो गई। मैं इसको और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ दर्शकों के लिए भी, कि जैसे मैं भारत की बात करूं तो भारत आप जान गए। हाँ। मैं आपसे बोलूं कि सियरा लियोन के बारे में बोलिए तो आप नहीं जाने। हाँ। ये बात हमेशा मैं बोलता हूँ। अच्छा, अब यही उत्तर देखिएगा, ये डिस्क्रिप्शन चेंज होगा। अब आपकी बारी है। प्रकाश या अंधकार, सत्य क्या है? मेरे लिए प्रकाश। ठीक बात है। क्यों, क्या है प्रकाश में ऐसा क्या? इसलिए प्रकाश है क्योंकि हम जब से हम देखना या सुनना शुरू किए हैं, प्रकाश जरूरी है। प्रकाश को ही पॉजिटिव वे में बोला लिया गया है। मतलब आपकी शिक्षा ये है कि हाँ। आपको पॉजिटिव रहना है। आपकी शिक्षा ये है कि सकारात्मकता को देखो। आपकी शिक्षा ये है कि जिसने जो बता दिया आपको वही स्वीकार करना है। आपकी शिक्षा ये है कि आप नहीं चाहते कि तार्किक होके कभी आप ये सोचे कि प्रकाश सत्य है या अंधकार सत्य है। नाउ लेट मी डिफाइन कि अंधकार सत्य है। अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ा शानदार विवेचन है, कैसे बताता हूँ। ये तो आप मानते हैं ना कि आपका कोई सोर्स है इसीलिए आप सत्य हैं। आपका कोई सोर्स है ना, माता पिता इत्यादि तमाम चीजें। प्रकाश का सोर्स है, ठीक है। शाश्वत क्या है? सत्य और शाश्वत सत्य, अब दो शब्द ऐड हो रहा है, सत्य में ऐड कीजिएगा। शाश्वत का मतलब जो बिना किसी कारण से चलता चला आ रहा है, विदाउट एनी रीजन। One who don't have any reason, who didn't have any reason, who wasn't have any reason, who will not have any reason. न था, न है, न होगा। ये कौन है? शिव का कोई सत्य नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। अंधकार का सोर्स मुझे बता दीजिए आप। सोर्स विहीन है। हर प्रकाश का एक नियत समय है। हर प्रकाश धूमिल होगा। हर प्रकाश धूमिल होगा। अंधकार के विषय में क्या ख्याल है? जब यह प्रकाश यहां से हटेगा तो यहां शाश्वत क्या है? अंधकार। तो सत्य किसे होना नहीं, था? तो ये अंधकार के बारे में जानकारी किसने दी? नहीं, शब्द की जानकारी नहीं, मैं तार्किकता की बात कर रहा हूं। मैं तार्किकता की बात करता हूं। ये अंधकार का परिचय किसने करवाया? चलिए मैं कहता हूं, इसका परिचय आपका प्रकाश से हो गया। मुझे एक बात बताएं, मैं और चंदन है, आपने मुझे एक झापड़ मार दिया, ठीक है। चंदन को आपने भोजन करवा दिया, ठीक है। ठीक है। अब शिवम कैसे हैं? अच्छे। और मुझसे पूछेंगे तो नहीं अच्छे हैं। हाँ, अब यही चीज, ये बिना कहानी बताए, इसी कहानी को मत बताइए। और अब आप जनरल पूछिए, जनरल किसी एक थर्ड व्यक्ति से जब आप पूछेंगे, जब वो तार्किक हो जाएगा तो वो ये देखेगा कि शिवम का व्यवहार क्या होना चाहिए था, वो ऐड हो जाएगा। बस यही ऐड होना है अंधकार और प्रकाश में। आपको सिर्फ ये सोचना है, क्या देखिए शब्दों के विषय में समझिए मेरी बात को। आपको सिर्फ ये तय कर लेना है कि जो एग्जिस्ट करता था, है और करता रहेगा, वो ही सत्य होना था। उसको ही सत्य हमें स्वीकार करना था। हमारे दिमाग में एक चश्मा पहनाया गया कि नहीं बेटा, तुम्हें पॉजिटिविटी इज व्हाट, ट्रुथफुलनेस इज व्हाट, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो है पॉजिटिव, वो है ये सोर्स, प्रकाश का एक सोर्स होना चाहिए। लेकिन किसी ने ये कभी नहीं बताया। हमारे लिए तो शक्तिमान आता बोला अंधेरा कायम रहे, तो हमें लगता था ये सम्राट किलविच बड़ा गलत आदमी है, अंधेरा क्यों कायम रहे। लेकिन जब आप डीप जाके सोचेंगे ना, तो एक्चुअली कायम कौन रहेगा? तार्किकता यही सिद्ध करेगी कि कायम तो अंधेरा ही रहेगा। हर वो सोर्स, सूर्य जो आपके प्रकाश का सबसे प्रबल सोर्स है साहब, जिस दिन वो तारा समाप्त होगा, आप जाके किसी भूवैज्ञानिक से पूछ लीजिएगा, किसी खगोलविद से पूछ लीजिएगा, वो बोलेगा एक दिन ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। 4 अरब साल है सूर्य की आयु, उसके बाद वो भी मरेगा, और जिस दिन वो मरेगा वो अंधकार में ही परिवर्तित होगा। तो सत्य क्या हुआ? अब देखिए मैं क्या सिद्ध कर रहा हूं। आई नो वेरी वेल कि प्रकाश इज ट्रुथ, प्रकाश ही सत्य है, आई नो वेरी वेल। लेकिन जब मुझे सिद्ध करना है तो मैं आपके तार्किक अन्वेषण पे एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आपके तो दर्शकों यही वो बात आ गई ना, जैसे आपने उनसे पूछा तो उन्होंने व्यू बता दिया। आप मुझसे बात करेंगे तो मैं भी सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। मैं वही चीज है, जैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों का आपने मुझसे पूछा तो मेरे जैसा व्यक्ति ये बोलेगा कि दोनों सही, क्योंकि मेरे पास दोनों का लॉजिक है। मैं आपको यही बात कह रहा हूं। आचार्य शंकर के साथ हुआ ये। आचार्य शंकराचार्य जब थे, आचार्य शंकर कहे जाते थे, वो उनको लगता कि नहीं मेरी माँ पागल है, इसके चक्कर में रहूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 12 साल का लड़का बोले माँ तुम मेरे को छोड़ो, मेरे को संन्यास लेना, जल्दी
जल्दी जाना है, मेरे को सब जानना दुनियादारी। तो माँ ने बोला पागल हो गया, मोह माया से ग्रसित माँ तो माँ होती है। तो शंकर दौड़ता हुआ गया, जाके समुद्र में कूद गया। केरला की बात। बोला माँ मैं डूब रहा हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, अरे बचाओ बचाओ। बोले कोई नहीं बचा सकता, तुम भगवान शिव को मुझे दान कर दो, बोल दो कि मेरा बेटा सन्यासी हो जाएगा, भगवान बचा लो, भगवान बचा लेगा। खुद ही डूब रहे थे जानबूझ के। और माँ ने बोला हाँ हाँ ऐसा ही हो जाए भगवान, मैं तुम्हें ही दान कर देती हूँ। और फिर निकल के आ गए। बोले माँ तुमने तो अब दान कर दिया। निकलते हुए आए, आचार्य मंडन मिश्र के पास पहुँचे। बनारस काशी जी की कहानी है। पहुँचे और बोले कि यार मैं तो सब जानता हूँ, अद्वैत को मैं पूरे साउथ से सारे विद्वानों को हराते हुए पहुँचा हूँ। मंडन मिश्र ने बोला सर्विस ब्याह की तरह, ना ना ना, तुम्हारा अद्वैत सत्य नहीं हो सकता। मंडन मिश्र के साथ 6 महीने वार्ता चली। अंत में सिद्धि ये हुई कि ठीक है, कई बार मंडन मिश्र बोले कि नहीं यू आर राइट, और ये भी कई बार स्वीकार किए हैं। उस पूरे शास्त्रार्थ की प्रतियां हैं, आज काशी विद्वत परिषद मानती भी है, उन्होंने स्वीकार किया। और लेकिन एक ऐसा प्रश्न आया जिसको उनकी पत्नी ने पूछा कि सहवास क्या होता है। अब आचार्य शंकर, जिनका विषय ही ये नहीं था, वो चाहते तो कुछ तो उत्तर दे ही जाते, देते नहीं देते, उल्टा सीधा कुछ बोले, माता मैं नहीं जानता, लेट मी डिसाइड इट, लेट मी एक्सपीरियंस इट, व्हाट इज दैट। अपने शरीर का त्याग किया, एक राजा के शरीर में प्रविष्ट हुए, उस सारी व्यवस्थाओं को जाना, पूछा, उनकी पत्नी से जान बूझे और समझे, और आके वापस से उत्तर दिया, और उत्तर दे के माता को संतुष्ट किया, और फिर विजयश्री प्राप्त किए। लेकिन अपने सिद्धांत को सिद्ध कर दिया, स्थापित कर दिया। जैसे मान लीजिए कि अगर सर्विस में स्थापित कर देते हैं कि नहीं दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन फिर एक रामानुजाचार्य आएगा जो ये कहेगा अद्वैत नहीं, द्वैत सही है। सबको हराने के बाद फिर कोई आएगा वल्लभाचार्य और बोलेगा कि ना ना ना, शुद्धाद्वैत सही है। शंकराचार्य से कम विद्वान था क्या कोई? यही तो मैंने शुरू में कहा था। आप इसको विचारधाराओं का कई दर्शकों को भी ये बात जानना भैया कि कई परिणाम है। मतलब आप भी सत्य हैं, आप भी सत्य हैं, हम भी सत्य हैं। डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में, इसका एक उदाहरण है, किस एंगल से, किस एंगल से देख रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से हम उदाहरण है कि एक ग्लास है, वो ग्लास वाला उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है कि एक ग्लास है, उसमें पानी आधा भरा हुआ है। किसी से पूछा कि भैया ये क्या ग्लास कैसी है, तो लोग कक्षा बोली कि सर आधी खाली है। तो आधी खाली है, उसको क्यों आधी खाली दिख रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो प्यासा है, 3 दिन से पानी नहीं पिया है, इसलिए उसको आधी खाली गिलास दिखी। क्या ये कैसा गिलास दे दिया तुमने, आधी खाली गिलास दे दी, मेरे को भर के गिलास लाओ। एक व्यक्ति जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, जो पानी पी के आनंदित है, उसको दिखेगा कि यार ये तो पूरी भरी है, आधी हवा से भरी है, आधी पानी से भरी पड़ी है। एक व्यक्ति जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भरी है कि खाली है, तुम अपना काम जानो, मेरे को कोई लेना देना नहीं, भरी है कि खाली है। हो सकता है कि भरी भी हो सकता है खाली भी हो, डिपेंड करता है। जय हो जय हो। यही दार्शनिकता है, यही विषय वस्तु है। और मुझे तो लग रहा है कि मैं खुद दर्शन ले रहा हूँ। नहीं, मजेदार बात क्या है ना, मजेदार बात दर्शन यही है के युग में चला गया हूँ, जो शुरू में बातचीत शुरू हुई थी ना, कि सच में नियति कमाल की है, कमाल की है। उसने हर समय एक ऐसे व्यक्ति को पैदा किया जिसने सिद्धांत कड़ा किया, उसके बाद एक व्यक्ति को और भेजा जिसने उसको चैलेंज किया, काट दिया, जिसने उसको चैलेंज किया। फिर जब उसको चैलेंज करके एक नया सिद्धांत गढ़ा, तो फिर उसने किसी को भेजा। लास्ट में आप जब जाएंगे ना सिमटते हुए, तो आपको यही समझ में आएगा कि यार कोई भी कितना भी बड़ा सिद्धांतवादी हो, या कोई कितना भी बड़ा आस्तिक या नास्तिक हो, लास्ट में विलीन तो होना है, वो भी ये मानेगा कि यार जाना तो है ही। यही तो दर्शन का देखिए, मात्र सत्य वही अपने आप को बचा के रखा है। यही विषय वृत्ति है। विकास दिव्य कीर्ति का एक वीडियो जो आप कह रहे थे, तो मैं आपको बताता हूं, उन्होंने एक विषय बनाया, और दर्शन का प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है, अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य क्या है, यही प्रश्न है, अंतिम सत्य क्या है। सब ये बात जानते हैं। बुद्ध से ज्यादा चैतन्य कोई था क्या? बुद्ध क्या चैतन्य व्यक्ति थे उस जमाने में, यहां से वहां पूरा मारे थे कि बिल्कुल लुम्बिनी से लेके और वैशाली से लेके सारे संघों तक सारा वो बना दिया। ज्ञान कहाँ से मिला है आपको? किसे? तो किताबी ज्ञान है, सारी किताबें पढ़ के। किताबें तो हम लोग पढ़े हैं आज तक। मतलब मैं कह रहा हूँ क्लास 1 से लेके पॉलिटेक्निक मुझे कोई चैप्टर याद नहीं है। नहीं, आपको एक चीज समझना पड़ेगा। शिवम मिश्रा 4 उसमें तो मास्टर डिग्री ले चुके हैं, 4 विषयों में मास्टर डिग्री इनके पास है। ये खुद डॉक्टर शिवम मिश्रा हैं, यानी पीएचडी हैं, इन्होंने रिसर्च किया। यही कार्य है मेरा, तो मैं तो यही जानूंगा। इसी विधा में ये काम कर रहे हैं। लेकिन मजेदार बात क्या है, बहुत से लोग पीएचडी किए होंगे, बहुत से डिग्री ढाली होंगे, जो तर्क और जो समझाने का तरीका है ना, वो बहुत शानदार है। टीचर एक अच्छा टीचर, हाँ, एक अच्छा टीचर नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हर मोर्चे पे हर तरीके से आपके तर्कों का जवाब दे सकता है। मतलब आप जैसे चाइना से भी स्टोरी इन्होंने उठाया, अमेरिका से भी उठाया, कहीं और से भी उठाया, सनातन से उठाया, इस्लाम से उठाया, इन्होंने हर दर्शन से एक स्टोरी उठाई। नहीं, मैं सीखूंगा
तो आप तो फिर आपके घर में जब चीजें कभी होती होंगी मैम को और आपसे वहाँ काम नहीं तो आता जीत होगा। जाते होंगे आप तो। ना वो मेरे को मेरे फूफा जी हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ये भी एक दर्शन है। हाँ नहीं, मैं बताऊँ, मेरे भैया, इस फूफा तो- जी हैं प्रोफेसर राम बनारस शुक्ल। मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है, आज भी वो मतलब 80 साल उम्र हो गई है, आज भी लिखते हैं। सिखाइए सर। उन्होंने लिखा है, मतलब हमेशा बोलते हैं, पारिवारिक जब मीटिंग्स होती है, जब सारे बड़े बड़े विद्वान हमारे यहाँ के धुरंधर आके बैठते हैं, सब ये सचिव वो सचिव फलाने ढिकाने, उस समय मैं एक व्यक्ति को हमेशा देखा हूँ जो शांत ही रहा। मतलब मेरे भैया जो हैं, चाचा जी जो हैं, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च में बड़े सीनियर साइंटिस्ट हैं, सभी लोग बड़े दिव्य दिव्य पोस्ट पे हैं। वो परिवार जब 50 60 70 लोगों का बैठता है किसी मौके पे, तो मैं बचपन से देखते आता हूँ, हर व्यक्ति बोल रहा होता है, लेकिन मेरे फूफा जी शांत रहते हैं, चुप, बिल्कुल मौन। और जब कोई नहीं रहता है, तो जब मैं फूफा जी से मतलब अभी भी वो गांव में रहते हैं, मैं जाता हूँ गांव पे, तो मेरी बात जब भी होती है तो मैं देखता हूँ उस व्यक्ति की विद्वता। फिर वो बोलता है आवश्यकता पड़ने में, कब शांत रहना है और कब बोलना है, ये गुण जिसे आ गया वही सफल है। शांति सीखने के लिए बहुत समय लगाना पड़ता है, बोलना तो बहुत आसानी से आ जाएगा लोगों को। फिर सवाल मेरा वहीं जा रहा है। तो बता तो दिया इन्होंने, आपने पूछा पत्नी के सामने तो बता तो दिया कि वो कहाँ बोलना है कहाँ चुप रहना वो जान लिया, तो आप सफल तर्क रिश्तों देते हैं में। वहाँ। शांत रहना जरूरी है। मैं आप समझिए, इनडायरेक्ट ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। नहीं, भाई इतनी शालीनता, इतना कहते ना वो प्योर Polite तरीके answer। से आप एक प्लेस चीज किया ना समझिए, मैं एक कि- चीज जो महसूस कर पा रहा हूँ, आप 10 साल बाद जब डॉक्टर शिवम मिश्रा से मिलेंगे तो शिवम मिश्रा का एक दूसरा स्वरूप होगा, जहाँ एक इस सारी विद्वता, इन सारे तर्क, इन सारे वादों के बाद एक नई चीज़ निकल के आएगी, एक नई आइडियोलॉजी निकल के आएगी जो डॉक्टर शिवम मिश्रा की अपनी होगी। क्योंकि अभी ये उन चीज़ों पे तर्क वितर्क कर रहे हैं, एक टाइम आएगा जब ये खुद उसको काटेंगे। सॉरी, मुझे पता है आप भाव में थे, मुझे पता है बहुत अच्छे से पॉडकास्ट आप देख रहे थे, लेकिन पार्ट 2 के लिए भी कुछ रखा है आपके लिए। कमेंट कीजिए और ये जरूर कमेंट करना कौन सा दर्शन था जो आपके पास है और आपके विचार किस दर्शन में आते हैं और क्या अच्छा लगा आपको। पार्ट टू का जितना कमेंट आएगा, केवल 20 कमेंट पार्ट 2 आ गया ना, पार्ट 2 कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।